हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब बढ़िया हैं और आपकी प्रिपरेशन बहुत ही ज़ोरों शोरों से बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छे से चल रही है। आज हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट्स का पार्ट 2 कवर करने जा रहे हैं और ये हमारा फाइनल पार्ट है। इस पार्ट को कंप्लीट करते ही हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट पूरा डन एंड डस्टेड हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ें मैं आपको फिर से रिकॉल करा दे रहा, क्योंकि हमको कैश फ्लो का फर्स्ट पार्ट पढ़े हुए काफ़ी टाइम हो चुका है। सो आई बिलीव कि आप उसमें से कुछ चीज़ें भूल चुके होंगे। तो एक बार जल्दी से हम लोग डिवाइस करते क्या क्या पढ़ा था हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट्स में। सबसे पहले कि कैश और कैश इक्विवेलेंट्स दो टर्म आते हैं, इसमें हम लोग इन्हीं का फ्लो देखते हैं। कैश का मतलब कैश जो कि हैंड में हो या फिर जो कैश बैंक में हो, और कैश इक्विवेलेंट्स हम किसी चीज़ को तब बोलते हैं जब वो तीन कंडीशंस को फुलफिल करता है। पहला, वो वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए हो, दूसरा वो हाईली लिक्विड हो, और तीसरा उसमें रिस्क बिल्कुल भी ना हो या फिर कम रिस्क हो, एकदम बिल्कुल लीस्ट। इसके अलावा हम लोगों ने देखा था कि ऑपरेटिंग वाला पोर्शन जो है वो कैसे होता है। हम लोगों ने यहाँ पे एक बेसिक सा फॉर्मेट लिख रखा है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी आती हैं। फिर हमने देखा था कि डिविडेंड कितने तरह का होता है। तीन तरह का डिविडेंड होता है। एक होता है इंटरिम। इंटरिम डिविडेंड कब होता है? जनरल मीटिंग से, शेयर होल्डर्स की जनरल मीटिंग होने से पहले जो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वो पहले ही डिक्लेरेशन कर देते हैं डिविडेंड का, प्रायर टू जनरल मीटिंग, जिसमें शेयर होल्डर्स का आना होता है। तो शेयर होल्डर्स से बिना पूछे, शेयर होल्डर्स को बिना बताए, बिना उनकी मीटिंग में रेजोल्यूशन पास करे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही मीटिंग से पहले ही कुछ टाइम पहले डिविडेंड डिक्लेयर कर देते हैं। इसको हम बोलते थे इंटरिम डिविडेंड। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं उनका काम क्या होता है? उनका काम होता है कि एक डिविडेंड का रेट जो होता है, रेट को सजेस्ट करना। ठीक है, रेट का सजेशन देना। तो जब वो रेट सजेस्ट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं प्रपोज्ड या फिर फाइनल डिविडेंड जो कि प्रपोज हुआ है। अब होगा क्या, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने तो उसको प्रपोज कर दिया है। फिर फाइनेंशियल ईयर के एंड होने के बाद में जब जनरल मीटिंग होगी, जनरल मीटिंग में जब शेयर होल्डर्स आकर के बैठेंगे तो वो क्या करेंगे, जो बोर्ड्स रिपोर्ट है, व्हाट इज बोर्ड्स रिपोर्ट? बोर्ड्स रिपोर्ट वही रिपोर्ट है जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने फर्निश करी है, और इसी में इन्होंने क्या करा होता है कि डिविडेंड का रेट उनके हिसाब से जो फिट होता है वो उसको सजेस्ट करते हैं। तो शेयर होल्डर्स क्या करते हैं, जनरल मीटिंग में उस बोर्ड रिपोर्ट को पढ़ेंगे और फिर वो क्या करेंगे, या तो उसी रेट को वो हाँ बोल देंगे या उसमें कुछ चेंजेस करेंगे। अच्छा, चेंजेस कैसे कर सकते हैं? मान लीजिए जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने बोला कि हम इस बार 10% का प्रॉफिट डिक्लेयर करना चाहते हैं ऑन द फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स। ठीक है, तो शेयर होल्डर्स क्या कर सकते हैं? शेयर होल्डर्स या तो 10% को ही हाँ बोल दें, या तो क्या करें, उससे लेस यूज करें। ठीक है, लेस देन सजेस्टेड, वो मोर देन सजेस्टेड फिगर डिक्लेयर नहीं कर सकते। ठीक है, जो हमारा कंपनीज लॉ है या फिर कंपनीज एक्ट 2013 आप जिसको बोलते हैं, आपने नाम सुना होगा ये। तो कंपनीज एक्ट 2013 के शेड्यूल 1 का टेबल F जो है, ठीक है, उसके अंदर रेगुलेशन 80 दे रखी है, और क्लॉज 80 ये कहता है कि कोई भी शेयर होल्डर्स की जब भी मीटिंग होगी तो वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा प्रिस्क्राइब्ड रेट से हायर डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकते। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने बोल दिया है 10% डिक्लेयर होना है, तो शेयर होल्डर्स या तो मैक्सिमम 10% डिक्लेयर कर सकते हैं, या फिर वो क्या कर सकते हैं, उससे कहीं ना कहीं उस वैल्यू से लेस। ठीक है, या तो उसके इक्वल या तो उससे लेस, वो इतना ही प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। और अगर क्वेश्चन साइलेंट होता है तो हम क्या मान लेते हैं कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने प्रपोज करा था डिविडेंड, जो उन्होंने सजेस्ट करा था, उसी को पूरी तरीके से शेयर होल्डर्स ने क्या कर दिया है, ग्रीन सिग्नल दे दिया है, और उसी को क्या कर दिया गया, डिक्लेयर कर दिया गया है। सो आई होप आपको डिक्लेयर डिविडेंड भी ध्यान आ गया कि डिक्लेयर डिविडेंड क्या होता है। प्रपोज डिविडेंड अगले साल का डिक्लेयर्ड बन जाता है। ठीक है, जो इस साल प्रपोज होगा वो नेक्स्ट ईयर में क्या हो जाएगा, मान लेंगे कि वो डिक्लेयर होके पे हो गया था। ठीक है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स का हमने कंप्यूटेशन देखा था कि जो हमें डिफरेंस दे रखा होता है, ठीक है, या फिर हम निकालेंगे क्लोजिंग और ओपनिंग सरप्लस बैलेंस का, फिर इससे हमें क्या मिलेगा, हमको मिल जाएगा उसका डिफरेंस, यानी जो हमें सरप्लस मिलेगा बेसिक सा, उसमें हम इंटरिम डिविडेंड ऐड करेंगे वापस से उस साल का, प्रपोज डिविडेंड पिछले साल का, क्योंकि पिछले साल का प्रपोज डिविडेंड जो है वो इस साल का फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर होकर के माइनस हो गया होगा। इसके अलावा अगर हमने रिजर्व में कोई पैसा ट्रांसफर करा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, वो हम वापस से ऐड बैक करेंगे, और प्रोविजन फॉर टैक्स जो करंट ईयर का क्रिएट हुआ होगा। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पिछले साल का प्रपोज डिविडेंड हमारा जो प्रीवियस ईयर का प्रपोज डिविडेंड है, मैं यहाँ पे फिर से आपको लिख के दिखा रहा, ये प्रीवियस ईयर है हमारा, और ये मान लीजिए करंट ईयर है। ठीक है, मान लीजिए प्रीवियस ईयर था 2025 और हमारा करंट ईयर है 2026। 2025 में जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने डिविडेंड का रेट प्रपोज करा होगा वो इस साल क्या होगा, पे हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरीके से
प्रोविजन फॉर टैक्स जो प्रीवियस ईयर में क्रिएट किया जाता है वो इस साल क्या कर दिया जाता है, पे कर दिया जाता है। अगर क्वेश्चन हमें कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं देगा तो हम क्या मानेंगे कि जो पिछले साल का प्रोविजन बनाया था हमने उसका पेमेंट कर दिया। प्रोविजन मतलब कंपनी ने ऐसा एस्टिमेट करा कि लगभग लगभग इतनी टैक्स की लाइबिलिटी आएगी। अगर क्वेश्चन में कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं बता रखा है तो मान लेंगे कि वो प्रॉपर उतना टैक्स जो है वो पे कर दिया गया है हमारे करंट ईयर में, ठीक है। और इस साल का जो प्रोविजन फॉर टैक्स कंपनी प्रोवाइड करती है मतलब क्रिएट करती है, ठीक है, तो वो सिर्फ और सिर्फ हमारे प्रॉफिट को रिड्यूस कर देता है, क्योंकि वो क्या एंट्री पास करती है, वो एंट्री पास करती है P&L अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर टैक्स, ठीक है, ये जनरल एंट्री पास होती है तो प्रॉफिट को रिड्यूस कर देती है। तो इससे इफेक्ट हमारा सिर्फ और सिर्फ इस साल के प्रॉफिट पे पड़ता है, तो हम प्रॉफिट में वापस से ऐड बैक कर देंगे उसको, ठीक है। और इसका पेमेंट कब होगा, नेक्स्ट ईयर में। अगर हम कैश फ्लो करंट ईयर की बना रहे हैं तो इसमें हमें इफेक्ट किसका किसका देखने को मिलेगा, जो इस साल का प्रोविजन बना हुआ है उसने हमारे इस साल के नेट प्रॉफिट को कम कर दिया होगा, है ना, तो हम वापस ऐड बैक कर देंगे। और जो पिछले साल का प्रोविजन था वो मान के चलेंगे कि इस साल पे हुआ है। तो मैंने आपको बताया था कि जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट हम लोग निकालते हैं तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के लिए मैंने आपको फॉर्मेट बताया था कि सबसे पहले आप क्या करेंगे, सरप्लस वगैरह सब करके आप नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कंप्यूट करेंगे। फिर जो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा उससे आप क्या करते हैं, नॉन कैश आइटम और नॉन ऑपरेटिंग आइटम को एडजस्टमेंट करते हैं। तो जब आप ये एडजस्टमेंट कर देते हैं, मतलब जैसे कि डेप्रीसिएशन हो गया, ठीक, और जैसे अभी हमने देखा प्रोविजन फॉर टैक्स, तो जो प्रोविजन फॉर टैक्स था वो भी वहीं पे कहीं ना कहीं एडजस्ट होगा, ये नॉन कैश आइटम के अंदर ही था। अब इसमें फिर क्या आएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस आपको मिल जाता है। फिर जो भी आपके वर्किंग कैपिटल में चेंजेस हुआ है, वर्किंग कैपिटल मतलब क्या होता है, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, यानी वर्किंग कैपिटल इस पे भी डिपेंड कर रहा है और इस पे भी डिपेंड कर रहा है। तो इन दोनों में किसी प्रकार का चेंज हो, करंट एसेट बढ़ जाए या कम हो जाए, करंट लायबिलिटी बढ़ जाए या कम हो जाए, तो हम इनके चेंजेस क्या करेंगे, यहाँ पे हम एडजस्ट करते हैं। फिर हमको मिलता है प्रॉफिट जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, और इसमें से हम क्या करते हैं, प्रोविजन फॉर टैक्स लेस कर देते हैं। कौन सा प्रोविजन फॉर टैक्स लेस करोगे, जो इस साल पे कर दिया है वही आप लेस करोगे कि इस साल का प्रॉफिट इतना हुआ था उसमें से मैंने इतना टैक्स पे कर दिया है, तो अब बचा ऑपरेटिंग प्रॉफिट या फिर ऑपरेटिंग कैश, है ना। तो प्रोविजन फॉर टैक्स जो इस साल हम पे कर रहे हैं वो कब क्रिएट हुआ होगा, पिछले साल। तो अगर क्वेश्चन ने आपको बता रखा है कि टैक्स की पेमेंट इतनी हुई है तो आप वो वैल्यू लेंगे, लेकिन अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो हम क्या मान लेंगे कि जो पिछले साल का प्रोविजन क्रिएट हुआ था वही इस साल पे हुआ होगा, और उसको हम यहाँ पे शो कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे दो प्रोविजन फॉर टैक्स हैं। एक प्रोविजन फॉर टैक्स जो है वो क्रिएट हुआ है करंट ईयर में, उसने मेरे प्रॉफिट को रिड्यूस कर दिया है, तो मैं उसका एडजस्टमेंट क्या करूंगा, वापस से ऐड बैक कर दूंगा। लेकिन जो प्रोविजन फॉर टैक्स प्रीवियस ईयर का है वो इस साल क्या हुआ होगा, वो इस साल पे हो गया होगा, तो इसको मैं क्या करूंगा, इसको मैं माइनस कर दूंगा, ठीक है। क्या आपकी बात ये दिमाग में बैठ रही है कि जो करंट ईयर का होता है उसे हम ऐड कर देते हैं और जो प्रीवियस ईयर का होता है उसे हम सबट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है। अब तो इससे आपको दो चीजों का ध्यान रखना है कि इतना सब करने के बाद में अगर आपका आंसर पॉजिटिव आ रहा है तो आप बोलते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, लेकिन अगर आपका आंसर नेगेटिव आता है तो फिर आप क्या बोलते हैं, कैश फ्लो यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो फ्रॉम वर्ड यूज होगा या फिर यूज्ड इन वर्ड यूज होगा, ये डिपेंड करता है कि आपकी नेट फिगर ऑपरेटिंग एक्टिविटी की कैसी आ रही है, ठीक है। और एक और मैंने यहाँ पे आपको चीज याद दिलाई थी कि आपको ध्यान रखना है हमेशा कि ये जो टैक्स आप पे कर रहे हैं इसको आप ऑपरेटिंग वाला जब कैलकुलेशन करते हैं तो उसमें आप सबसे लास्ट आइटम ही बनाएंगे, ठीक है। तो टैक्स को ऑपरेटिंग एक्टिविटी में हमेशा लास्ट आइटम आपको बनाना है। तो ये आपको एक रफ सा फॉर्मेट मैंने बता दिया था कि पहले आप ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पूरा लिखेंगे, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स से स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स से स्टार्ट हुआ, फिर आपने नॉन कैश आइटम्स, ठीक है, उनको आपने एडजस्ट करा जो कि नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग है, तो आपको मिल गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। फिर आपने करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी के इंक्रीज और डिक्रीज को एडजस्ट करा, ठीक है। तो इसके बाद में फिर आपको क्या मिलता है, तो आपको फिर मिलता है कि कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। और उससे फिर आप क्या करते हैं, प्रोविजन फॉर टैक्स अगर गिवन होगा पिछले साल का या फिर आपको बता रखा है इस साल इतना टैक्स पे हुआ है तो वो पे टैक्स आप लेस कर देंगे, और फिर आपको फाइनली मिलता है कैश यूज्ड इन या फिर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, जिसकी फिगर आप बाहर ऑपरेटिंग एक्टिविटी कॉलम में दिखा देंगे। फिर आप इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पूरा शो करेंगे, उसका बाहर फिगर, फिर आप फाइनेंशियल एक्टिविटी का पूरा शो करेंगे, उसका बाहर फिगर। अब इन तीनों फिगर को आप नेट कर लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, टोटल आपको वैल्यू जो मिलेगी अगर वो पॉजिटिव है तो आप बोलेंगे नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, लेकिन अगर उसकी फिगर नेगेटिव आ जाए तो आप बोलेंगे नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। आपका जो भी नेट इंक्रीज या नेट डिक्रीज आ रहा है उसी के नीचे
यहाँ पे जो भी नेट इंक्रीज या नेट डिक्रीज आ रहा है उसी के नीचे हम क्या करेंगे, हम उसमें ओपनिंग बैलेंस जो होता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का, उसको हम ऐड कर देते हैं। और जैसे आप ऐड करेंगे तो बाय डिफॉल्ट आपका आंसर क्या हो जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस जो होगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का, उससे मैच कर जाएगा। सो आई होप आपको पूरा ध्यान आ गया। हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करे थे, तो चलिए आज हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और हम अब आज के दिन कुछ नए टॉपिक्स को समझेंगे, कुछ हमको एडजस्टमेंट्स भी सीखने हैं और हमें कुछ वर्किंग नोट्स बनाने और लेजर अकाउंट्स को भी बनाना सीखना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपके साथ में एक क्वेश्चन डिस्कस करना चाहूँगा। मान लीजिए कि मुझे प्लांट एंड मशीनरी दे रखी है, ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी मुझे दे रखी है 4 लाख, 2024 की, और 2025 में मान लीजिए मुझे प्लांट एंड मशीनरी का बैलेंस दे रखा है 7 लाख। ठीक है, और हम लोग क्या ले सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ले लेते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का मेरा इस साल का बैलेंस जो है 2024 का, वो मान लेते हैं कि 7 लाख है, और क्लोजिंग बैलेंस मैं मान लेता हूं कि 8 लाख है। ठीक है, इसके अलावा कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन लिख लीजिए। एडिशनल इंफॉर्मेशन में मान लीजिए डेप्रिसिएशन मुझे दे रखा है 1 लाख इस साल का, और मान लेते हैं कि 2 लाख का जो प्लांट था वो सेल हो गया था। ठीक है, इतना डेटा आप आई होप आपने नोट कर लिया है। तो चलिए ज़रा हम लोग पहले देखते हैं। अगर इस तरह का आपको डेटा मिलेंगे, यानी आपको जब ये आपका अब लेवल 2 स्टार्ट हो गया, मैंने आपको बताया था जब मैंने आपको बेसिक्स पढ़ाए थे कि कैश फ्लो में आपको जनरली 3 लेवल के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। पहला जो था वो सिर्फ कैश अकाउंट के, कैश लेजर की बेसिक्स की हेल्प से बनाना होता था, लेकिन अब हमको क्या होता है, 2 ईयर का डेटा दिया होता है। तो हमको क्या दिया होता है, हमको कुछ इन्फॉर्मेशन दी होती है और हमको 2 ईयर की बैलेंस शीट दी होती है। तो ये 1 ईयर का डेटा ये बैलेंस शीट का और दूसरे ईयर का ये है। ठीक है, तो एक काम करेंगे, जैसे जैसे धीरे धीरे मैं क्वेश्चंस को आगे प्रोसीड करूंगा तो मुझे आपके साथ में कुछ टॉपिक्स डिस्कस करने हैं, तो मैं आपके साथ डिस्कस करता जाऊंगा और धीरे धीरे करके फिर हमारा पूरा चैप्टर एंटायरिटी में खत्म हो जाएगा। ठीक है, मैं एक साथ आपको सारे कॉन्सेप्ट्स नहीं बताऊंगा, मैं थोड़े थोड़े एग्जाम्पल लेकर के मैं एक एक करके आपके साथ में वो डिस्कस करता चलूंगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखिए, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए किसमें एडजस्टमेंट दे रखा है इन्होंने, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में दे रखा है इन्होंने, मतलब प्लांट एंड मशीनरी में। प्लांट एंड मशीनरी को इन्होंने सेल करा है और उसके ऊपर कुछ डेप्री भी लगी है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें सबसे पहले एक प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, या फिर मैं कह सकता हूँ कि प्लांट एंड मशीनरी का एक खाता बना लेना चाहिए। ठीक है, अब प्लांट एंड मशीनरी का जो लेजर है वो बनवाने में आप मेरी सहायता करेंगे। आई होप आपको क्लास 11th का डेप्रिसिएशन चैप्टर याद है, जिसमें आप मशीनरी का खाता बनाना सीखते थे। ठीक है, तो चलिए आपके बचपन में आपको मैं वापस से लेके चलता हूँ। प्लांट एंड मशीनरी या मशीनरी का जब हम खाता बनाते थे तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखते थे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और टू बैलेंस ब्रॉट डाउन में हम क्या लिखते थे, हम लोग ओपनिंग बैलेंस लिखते थे, है ना। तो देखिए ज़रा, मुझे एक बात बताइए, अगर मैं इस ईयर की बात कर रहा हूँ, ऑब्वियस ही बात है मैं कैश फ्लो इस साल का बना रहा हूँ, ये तो पिछले साल का डेटा है मेरे लिए, है ना। तो अगर मैं इस ईयर के लिए अपनी कैश फ्लो बना रहा हूँ तो इस ईयर का ये जो बैलेंस दे रखा है ये मेरे लिए क्या है, ये क्लोजिंग बैलेंस है प्लांट एंड मशीनरी का, कि इस साल के अंत में प्लांट एंड मशीनरी 7 लाख थी और पिछले साल के अंत में प्लांट एंड मशीनरी की थी 4 लाख। मुझे आप एक बात बताइए, पिछले साल की जो क्लोजिंग फिगर है वो इस साल की ओपनिंग फिगर बन जाएगी। ये फिगर कब आई होगी, पिछले साल के 31 मार्च को, 31 मार्च 2024 को। तो अगले दिन 1 अप्रैल 2024 को यही तो फिगर होगी प्लांट एंड मशीनरी की, यानी ये क्या है मेरा ओपनिंग। आपको एक बात का खास ध्यान रखना है, एग्जाम में आपको हमेशा जो टीचर्स हैं वो प्रीवियस ईयर पहले और करंट ईयर बाद में नहीं देंगे, आपको ईयर का बहुत ध्यान रखना है। हो सकता है कभी कभी कि करंट ईयर पहले दे दे और प्रीवियस ईयर बाद में कर दे। मतलब क्या है मेरे कहने का, कि ये 2025 का डेटा हो जाए और ये 2024 का डेटा हो जाए, ठीक है, एंड सो ऑन। तो ऐसा हो सकता है, इसलिए आपको पहले ईयर्स को ध्यान देना है।
तो ये मेरा प्रीवियस ईयर है और ये मेरा करंट ईयर है। अब देखिए ज़रा, तो प्रीवियस ईयर का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो मेरे करंट ईयर के लिए ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा, यानी 4 लाख का जो है मुझे मिला ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, आई होप आपको इतने में तो कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक, दूसरी चीज, अच्छा आपको और क्या दे रखा है, 7 लाख का इस साल का क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है, तो मैं सीधा यहाँ पे 7 लाख का क्लोजिंग बैलेंस भी लिख सकता हूँ कि इस साल का क्लोजिंग बैलेंस जो है वो 7 लाख है। बाय बैलेंस कैरी डाउन। ठीक है, और मैं आपको कुछ चीज़ें याद दिलाऊं, डेप्रीसिएशन अगर चार्ज होती थी तो यहाँ पे हम लिखते थे बाय डेप्रीसिएशन। मैंने आपको लास्ट ईयर जब डेप्रीसिएशन चैप्टर पढ़ाया था तब मैंने आपको डीबीए एनालिसिस करना सिखाया था। ठीक है, डीबीए एनालिसिस क्या कहता था मेरा, डीबीए एनालिसिस के अकॉर्डिंग पहले हम डेप्री चार्ज करते हैं, फिर हम बैंक अकाउंट में सेल प्रोसीड्स की वैल्यू को लिखते हैं और फिर हम असर्टेन करते हैं कि हमें प्रॉफिट हुआ है या फिर हमें लॉस हुआ है। कहने का मतलब मेरा गेन हुआ है या फिर लॉस हुआ है सेल ऑफ मशीनरी पे। तो हमारा यहाँ पे बाय बैंक भी आता है अगर हम किसी मशीनरी को सेल करते हैं, तो सेल करने पे यहाँ पे क्या आता है, बाय बैंक। ठीक है, और अगर हम किसी मशीनरी को परचेज करते थे तो हम यहाँ लिखते थे टू बैंक, और अगर वो मशीनरी दूसरी होगी तो हम उसको लिखते थे M2 M3। ठीक है, आई होप आपको ये सब बातें याद आ रही हैं। तो ज़रा मैं इस क्वेश्चन पे अगर वापस से गौर फरमाऊँ तो देखिए, डेप्रीसिएशन इस साल कितना चार्ज हुआ है, 1 लाख का, दिख रहा है आपको। तो मैं यहाँ पे बाय डेप्रीसिएशन में कितना लिख सकता हूँ, 1 लाख लिख सकता हूँ। ठीक है, और बाय बैंक अकाउंट कह रहा है प्लांट वॉज सोल्ड फॉर 2 लाख। ठीक है, 2 लाख का जो प्लांट है वो सेल कर दिया गया है, तो बैंक अकाउंट में कितना आएगा, 2 लाख। गेन और सेल कैसे निकाले, हमको तो इन्होंने बताया ही नहीं। क्या नहीं बताया, हमको तो इन्होंने बताया नहीं कि ये प्लांट सेल कब हुआ है। तो हम मान के चलेंगे, अब अजम्पशन क्या लेंगे कि ये 1 अप्रैल को ही सोल्ड कर दिया गया होगा। ठीक है, जैसे ईयर ओपन हुआ तो ईयर ओपन होते ही हमने इसको सेल कर दिया, इसीलिए 1 अप्रैल ईयर ओपनिंग से सेलिंग वाली डेट के बीच में कितना डेप्रीसिएशन चार्ज हुआ होगा, 0, डेप्री लग ही नहीं पाया होगा, इसीलिए यहाँ पे डेप्रीसिएशन नहीं है। ठीक है, मतलब मेरे कहने का क्या है कि डेप्रीसिएशन अगर लगा भी है तो हमने मान के चल रहे हैं कि यहाँ पे हमें वैल्यू नहीं दे रखी, उसने कॉस्ट नहीं बता रखा है कि कितने की कॉस्ट थी उस मशीन की। ठीक है, और उस पर कितना डेप्री लगा था, तो हमें रिटर्न डाउन वैल्यू तो उसकी पता ही नहीं है, तो हम यहाँ पे गेन और सेल को हम लोग असर्टेन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब आप इसको जब बैलेंस करेंगे ना, तो बैलेंस करने पे आपको एक फिगर मिलेगी विच इज 6 लाख, जो कि यहाँ पे इस तरफ ज़्यादा है। ठीक है, इस तरफ की वैल्यू आ रही है 10 लाख, और आपने पढ़ रखा है सारे लेजर जो होते हैं वो बैलेंस हो जाते हैं। तो हमको अब यहाँ पे बेस्ट अजम्पशन लगाना है कि अगर यहाँ पर 10 लाख आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे भी 10 लाख ही आना चाहिए, और यहाँ पर 10 लाख आने के लिए 6 लाख की कमी पड़ रही है। तो आपका बेस्ट अजम्पशन क्या है कि 6 लाख से प्लांट की वैल्यू बढ़ गई होगी मार्केट में, कि 6 लाख का प्लांट और खरीद लिया होगा। तो हमारा बेस्ट अजम्पशन क्या है कि हमने 6 लाख का प्लांट खरीद लिया होगा। तो देखिए आपको एक हिडन चीज़ मिली, ठीक है, जो कि आपको यहाँ डेटा में नहीं दिख रही थी, लेकिन आपको ये हिडन चीज़ यहाँ पे मिली कि 6 लाख की जो मशीन है वो खरीदी गई है। और जब भी आप मशीन खरीदते हैं यानी आप फिक्स्ड एसेट में पैसा लगाते हैं या उसको बेचते हैं, तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर कैश फ्लो में शो करा जाता है। ठीक है, और एक और चीज़, यहाँ जो डेप्रीसिएशन लिखा है ये कैसा एक्सपेंस है, ये नॉन कैश एक्सपेंस है, तो ये जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, और ये 6 लाख की जो आपने मशीन खरीदी है ये कहाँ जाएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। तो अब क्योंकि हमें डेटा इतना ही दिया था, हमने दोनों एडजस्टमेंट्स कर लिए हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना कैश फ्लो का एक्सट्रैक्ट बना लेते हैं। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट के एक्सट्रैक्ट में सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले हम हेडिंग डालते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ की। ठीक है, सबसे पहले हम लोग किससे स्टार्ट करते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ की। तो हम हेडिंग भी डालते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, अब ज़रा सुनिएगा, मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम डिफरेंस लेते हैं। अगर हमें 2 साल का P&L दे रखा होता है, तो देखिए मैंने 2 साल का P&L दे रखा है कि पिछले साल 7 लाख क्लोजिंग था, इस साल 8 लाख क्लोजिंग है, तो इस साल का ओपनिंग 7 लाख हो गया होगा। तो 7 लाख से 8 लाख का मतलब आप समझ रहे हैं कि 1 लाख का प्रॉफिट इस बार बढ़ गया होगा।
तो यहाँ पे हमको नेट प्रॉफिट कितना दे रखा है, हमको इन्होंने दे रखा है 1 लाख का। अब एक बात बताइए, हमको क्या चाहिए होता है, हमें चाहिए होता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, एम आई करेक्ट? हमें नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स चाहिए होता है, लेकिन सर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमको क्लोजिंग माइनस ओपनिंग तो करना ही पड़ता है पीएनएल अकाउंट के सरप्लस बैलेंस का। हमें उसमें क्या करना पड़ता है, जो भी अप्रोप्रिएशंस होते हैं उनको वापस से ऐड करना पड़ता है। मतलब जैसे इंटरिम डिविडेंड अगर हमने डिक्लेयर कर दिया है, या पिछले साल का जो प्रपोज डिविडेंड होगा, या ट्रांसफर टू एनी रिजर्व होगा, इसको हमें वापस ऐड बैक करना पड़ेगा। लेकिन जो मैंने आपको क्वेश्चन अभी बना के दिया है, इस क्वेश्चन में ऐसा हमें कोई भी डेटा नहीं दे रखा है, तो हम इन सबको स्किप करेंगे। तो हम मान लेंगे कि सीधा ही हमको क्या दे रखा है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब हमको क्या एडजस्ट करना होता है, नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। तो इस क्वेश्चन में मुझे सिर्फ और सिर्फ एक ही नॉन कैश आइटम दिख रहा है, विच इज डेप्रीसिएशन ऑफ 1 लाख रुपीज। ठीक है, आई होप आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको ये बात समझ में आ रही है मेरी। तो मैं क्या करूंगा, वापस से मैं ऐड कर दूंगा डेप्रीसिएशन, क्योंकि डेप्रीसिएशन नॉन कैश एक्सपेंस है, उसने मेरा प्रॉफिट कम कर दिया होगा। ये 1 लाख का मैं वापस से ऐड कर दूंगा, और फाइनली इन दोनों को ऐड करने पे जो फिगर आएगी वो आ जाएगी 2 लाख, जिसको मैं फाइनल वाला जो अमाउंट का कॉलम है मैं उसमें वहाँ पे उसको मेंशन कर दूंगा। इसको यहाँ मेंशन करने के पीछे का रीज़न क्या है, यहाँ पे हमें और कुछ भी नहीं दे रखा है। ठीक है, वैसे तो क्या आता, वैसे आता ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, फिर हम वर्किंग कैपिटल यानी करंट एसेट और करंट लायबिलिटी की जो भी एडजस्टमेंट्स होते हैं उनको फिर हम परफॉर्म करते, फिर हमको मिलता है कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, हम उसमें से फिर प्रोविजन फॉर टैक्स को लेस करते, और उसके बाद हमको मिलता कैश यूज्ड इन या फिर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। क्योंकि हमको सफिशिएंट डेटा नहीं दे रखा है, तो हम मान लेंगे यही हमको 2 लाख का सीधा क्या मिल गया, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ये 2 लाख आ गया। ठीक है, अब ज़रा आगे सुनिएगा मेरी बात। देखिए, इसके बाद में फिर क्या आता है, हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आता है। तो हमारा नेक्स्ट हेडिंग क्या पड़ जाता, हमारा नेक्स्ट हेडिंग पड़ता कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है, तो ज़रा देखिए यहाँ पे हेडिंग पड़ी है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के लिए मैंने अपने क्वेश्चन में 2 डेटा डाल रखा है। देखिए, एक तो आपने क्या करा है, एक तो आपने मशीन जो है उसको करा है आपने सेल, कितने में सेल करा है आपने मशीन को, आपने मशीन को सेल करा है 2 लाख के लिए, एम आई करेक्ट? और आपने क्या करा है, 6 लाख की मशीन खरीदी है। तो जब आप 6 लाख की मशीन खरीदेंगे तो आपके पास से पैसा चला जाएगा, तो इसको हम ब्रैकेट में शो करेंगे, और हम क्या लिखेंगे, प्लांट अक्वायर्ड या फिर प्लांट परचेस्ड। और जो मशीन आपने सेल करी है उसको हम क्या लिखेंगे, प्लांट सोल्ड या फिर सेल प्रोसीड्स ऑफ प्लांट। कितने की मशीन आपने सेल करी है, 2 लाख की, तो इसका फिगर कितना आ जाएगा, नेगेटिव का 4 लाख। आई होप आपको ये मेरी बात समझ में आई। ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव 4 लाख आ जाएगा। ठीक, और हमको डेटा सफिशिएंट दे नहीं रखा है, तो बस इतना ही यहाँ पे बन पाएगा। हम इसके बाद में नेट इंक्रीज नेट डिक्रीज ऐसा फाइंड नहीं कर सकते, हमको फाइनेंसिंग एक्टिविटी नहीं दे रखी है। ठीक, तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा कि कैश फ्लो का क्या बनाया हम लोगों ने, एक्सट्रैक्ट। आई होप आपको मैं जो सिखाना चाह रहा था आप इसमें वो डेप्रीसिएशन वाला पॉइंट सीख पाए। मैंने आपको क्या बताया कि पहले तो आपको ईयर चेक करना है, फिर आपको क्या करना है, लास्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा प्लांट का, और इस ईयर का क्लोजिंग बैलेंस बन जाएगा। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे, जो भी एडजस्टमेंट दे रखा होगा, डेप्रीसिएशन दे रखा है तो आप उसको इसी जगह पे प्लेस कर देंगे। और ये आप तभी कर पाएंगे जब आपको प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट बनाना आता होगा। सर इसके अलावा हमें और कोई भी लेजर आना चाहिए, बिल्कुल हाँ, आपको प्लांट एंड मशीनरी का लेजर आना चाहिए। ठीक है, आपको अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन का आना चाहिए। आपको अगर प्लांट एंड मशीनरी का आता है इसका मतलब आपको सारी फिक्स्ड एसेट्स का आता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट सबका सेम ही रहता है। अब प्लांट एंड मशीनरी जगह फर्नीचर एंड फिक्सचर हो जाए, ठीक है, या लैंड एंड बिल्डिंग हो जाए, तो सेम ही तरह से पूरा उनका बनता है। इसके अलावा आपको क्या आना चाहिए, आपको इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाना आना चाहिए। ठीक है, जो कि हम लोग आगे क्वेश्चन में सीखेंगे। और आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोविजन फॉर टैक्स वाला खाता भी बनाना आना चाहिए। ठीक है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में बच्चे फंसते हैं, जो कि थोड़ा सा सिंपल ही होता है, इसमें कुछ एज सच बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजिंग होता नहीं है। ठीक है, तो वो भी किसी तरह आपसे हो जाएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो इसमें हम अब क्या समझने जा रहे हैं, एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिससे थोड़ा सा हमारा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी जो है और इंक्रीज कर जाए। तो मेरे साथ में आप क्वेश्चन लिखें।
मान लेते हैं कि इस बार सिर्फ डेप्रिसिएशन ले लेते हैं। एक काम करते हैं कि और भी 2-3 डेटा हम लोग उठा लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा क्वेश्चन हम अच्छा लेवल का प्रैक्टिस करते हैं। मान लीजिए 2025 और 2026 हमको 2 ईयर का डेटा गिवन है। ठीक, अब देखिए ज़रा, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इसके साथ में। सबसे पहले तो आप लिखिए शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल मान लेते हैं कि 2023 की है 10 लाख और 2026 की है 15 लाख, ठीक है। और क्या लेते हैं, एक काम करते हैं रिजर्व एंड सरप्लस भी ले लेते हैं। मैं बस आपके समझाने के लिए यहाँ पे अभी लिख दे रहा है कि रिजर्व सरप्लस के अंदर सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस ही दे रखा है हमें, ठीक है। और किसी भी तरह का रिजर्व और किसी तरह का हमको प्रीमियम नहीं गिवन है। 8 लाख और 12 लाख ले लेते हैं इसको। और क्या ले सकते हैं, और क्या ले सकते हैं, एक काम करते हैं हम लोग लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स ले लेते हैं नॉन करेंट लाइबिलिटी के अंदर। मान लेते हैं कि पिछले साल लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स रही होंगी 6 लाख और इस साल की लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हैं 8 लाख, ठीक है। ये हमारे शेयर होल्डर्स फंड्स के अंदर आता है और ये आता है हमारा नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ के अंदर। ठीक है, इसके अलावा और क्या ले सकते हैं। अब एक काम करते हैं, एसेट साइड में सिर्फ इतना ही, सॉरी लाइबिलिटी साइड में हम लोग सिर्फ इतना ही रखते हैं। टोटल कर लेते हैं क्या आ रहा है दोनों का। तो 10 लाख प्लस 8 लाख प्लस 6 लाख, इसकी वैल्यू आ जाएगी 24 लाख। और 15 लाख और 12 लाख और 8 लाख, तो 12 8 20 20 और 15 35 लाख, ठीक है। तो अब हम लोग आगे आते हैं एसेट साइड पे। मैं प्रॉपर एग्जैक्ट फॉर्मेट नहीं बता रहा, ठीक है। मैं एक आपको रफ फॉर्मेट बना करके दे रहा हूँ, आपको हल्का हल्का मोटा मोटा आइडिया लग जाए। तो सबसे पहले हमारा उसमें आती हैं नॉन करेंट एसेट्स, एसेट्स के अंदर, और उसके अंदर भी सबसे पहला हमारा आता है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स। तो मान लेते हैं कि पिछले साल तक प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का बैलेंस था 7 लाख और इस साल मान लेते हैं 10 लाख। एक काम करिए, इसको 10 लाख ना लेकर के इसको 12 लाख ले लीजिए, ठीक है। मान लेते हैं 12 लाख का प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है। इन्वेस्टमेंट्स देख लेते हैं हम लोग। इन्वेस्टमेंट्स जैसे हम जब तक हमें क्वेश्चन नहीं बताएगा हम हमेशा नॉन करेंट अज्यूम करते हैं। तो इन्वेस्टमेंट मान लेते हैं कि पिछले साल तक सिर्फ 10 लाख की थी और इस साल हो जाती है 18 लाख की। और फिर हमारा आता है करंट एसेट्स, और करंट एसेट्स में हमारा आता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मान लेते हैं कि पिछले साल का 7 लाख और फिर इस लाख का बचना चाहिए, इस साल का 5 लाख, ठीक है। और अब आप जब टोटलिंग करेंगे तो इसकी टोटलिंग सेम आ जाएगी। ठीक है, तो एक बार इस क्वेश्चन को आप देख लीजिए।
इस क्वेश्चन में मैंने आपको क्या क्या डेटा दे रखा है, मैंने आपको शेयर कैपिटल बता रखी है 2 साल की, रिजर्व सरप्लस में मतलब पीएनएल का बैलेंस दे रखा है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग आप डिबेंचर्स मान लीजिए, लॉन्ग टर्म लोन मान लीजिए, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट इन्वेस्टमेंट दे रखी है और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दे रखी है। ठीक है, अब आप लिखिए ज़रा एडिशनल इन्फॉर्मेशन। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में मान लेते हैं डेप्रिसिएशन चार्ज हुई है, डेप्रिसिएशन चार्ज वॉज, क्लोजिंग बैलेंस कितना है 12 लाख, 1,20,000 ले लेते हैं। ठीक है, और दूसरा मान लेते हैं प्लांट ऑफ 3 लाख वॉज सोल्ड। ठीक है, अब हम लोग चलिए प्रैक्टिस करते हैं, अब हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा, जिस चीज़ का एडजस्टमेंट, जैसे यहाँ पे प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का एडजस्टमेंट है तो हमें पीपीई का खाता बनाना पड़ेगा। तो चलिए पहले हम लोग एक काम करते हैं कि पीपीई का एक खाता बना लेते हैं। ठीक है, देखिए ज़रा, मैंने अभी आपको बताया था सबसे पहले क्या आता है, ब्रॉड डाउन बैलेंस आता है। ब्रॉड डाउन बैलेंस इन्होंने यहाँ पे कितना गिवन है, कितना दे रखा है हमें, ठीक है देखते हैं। तो हमको कितना बैलेंस दे रखा है ओपनिंग, इन्होंने पीपीई के बैलेंस हमको ओपनिंग दे रखा है 7 लाख और क्लोजिंग कितना दे रखा है 12 लाख। तो पहले हम 7 लाख और 12 लाख को हम लोग पोस्ट कर लेते हैं, 7 लाख का ब्रॉड डाउन बैलेंस और कैरी डाउन बैलेंस कितना है हमारा 12 लाख का। फिर मैंने बताया था अगर आपको डेप्रिसिएशन का रेट ऑलरेडी प्रोवाइडेड हो तो आप यहाँ पे वो लिखेंगे, तो 1,20,000 का यहाँ पे क्या आ जाएगा डेप्रिसिएशन। ठीक है, अब मैं पूरा पूरा नहीं लिख रहा, ठीक है, आप मान के चलिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, यहाँ पे बाय डेप्रिसिएशन और बाय बैलेंस सीडी। ठीक है, आपको पूरा ही लिखना है एग्जाम में। ठीक, तो डेप्रिसिएशन भी आ गया यहाँ पे। इसके अलावा इन्होंने बोला था कि 3 लाख की मशीन को हमने कर दिया है सेल, तो 3 लाख चला जाएगा यहाँ पे बैंक अकाउंट में। ठीक है, क्योंकि हमने मशीनरी को सेल कर दिया है, तो यहाँ पे क्या आएगा बाई बैंक। और अब आप इसका ज़रा नेट फिगर निकाले बैलेंसिंग, हमको और कोई डेटा नहीं दे रखा है। तो 12 लाख प्लस 3 लाख, 12 लाख प्लस 3 लाख 15 लाख प्लस 1,20,000, तो इसकी वैल्यू आ जाई है 16,20,000। करेक्ट, इसकी वैल्यू आ रही है 16,20,000। और जब आप उधर से डिफरेंस निकालेंगे तो यहाँ पे डिफरेंस में कमी आ जाएगी 9,20,000 की। ठीक है, तो अब आपको लगाना है अपना बेस्ट अजम्पशन, तो लगाइए ज़रा बेस्ट अजम्पशन। आप क्या मानेंगे कि ये 9,20,000 का हमको क्या यहाँ पे डेबिट साइड पे आया होगा, तो हम मान लेते हैं कि हमने क्या करा है, हमने करा होगा परचेज। ठीक है, टू बैंक हम मान रहे हैं कि हमने परचेज करा होगा मशीनरी को। तो यहाँ पे मुझे 2 एडजस्टमेंट दिख रहे हैं, एक तो डेप्रिसिएशन जैसे नॉन कैश आइटम का एडजस्टमेंट, और जो आपने मशीनरी खरीदी है ना वो क्या होगा, वो भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाएगा, और जो आपने मशीनरी बेची है वो भी क्या जाएगा, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में जाएगा। ठीक है, अच्छा अगर आपको ये याद नहीं होता है कि मतलब आपको दिक्कत आती है कि कौन कौन से आइटम्स को हमें कैश फ्लो में भेजना है, कौन कौन से आइटम्स को हमें नहीं भेजना है, तो इसके लिए भी जब मैं एक लॉन्ग क्वेश्चन आपके साथ में थोड़ा सा करूँगा तो मैं आपको बता दूंगा कि लेजर्स किस तरह से बनते हैं और हमें कैसे उसको हमें आइडेंटिफाई करना है कि क्या क्या चीज़ें हमारी कैश फ्लो स्टेटमेंट का पार्ट बनेंगी और कौन कौन सी नहीं बनेंगी। ठीक है, तो अब आगे डेप्रिसिएशन का तो इतना पोर्शन बन गया है, तब हम लोग क्या कर सकते हैं कि कैश फ्लो का जो स्ट्रक्चर है वो प्रिपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कैश फ्लो स्टेटमेंट्स का एक्सट्रैक्ट बना रहा हूँ एक फिर से। क्या हमको पीएनएल का बैलेंस दे रखा था, ये सर आपने अपने क्वेश्चन में पीएनएल का बैलेंस लिया है, 8 लाख का क्लोजिंग था, 12 लाख का ओपनिंग है, यानी 4 लाख का इस साल क्या हुआ होगा, सरप्लस प्रॉफिट हुआ होगा। सर इसमें ऐड करने के लिए कोई भी रिजर्व का ट्रांसफर, कोई भी इंटरिम डिविडेंड और कोई भी प्रपोज डिविडेंड पिछले साल का और कोई भी प्रोविजन फॉर टैक्स आपने क्वेश्चन में नहीं डाल रखा है, तो यही सीधा क्या बन जाएगा हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बाद में यही हमारा मतलब मेन बन जाएगा।
आपने इसके अलावा कोई भी और आइटम नहीं दे रखा है ऐसा जो कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स के एडजस्टमेंट में आता है, तो आप सीधे यहाँ पे क्या लिखेंगे, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमारा कितना आ जाएगा, जो कि हमारा डिफरेंस है 4 लाख का। फिर आप इसमें क्या करते हैं, जो भी हमारे नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स होते हैं उनको आप एडजस्ट करते हैं। तो इस क्वेश्चन में मुझे एक ही दिख रहा है जो क्या है, डेप्रीसिएशन। तो मैंने आपको बता रखा है, वापस से डेप्रीसिएशन क्या हो जाएगा, एड बैक हो जाएगा। डेप्रीसिएशन कितना चार्ज हुआ था, डेप्रीसिएशन चार्ज हुआ था हमारा 1,20,000 का, करेक्ट। तो 1,20,000 वापस से एड बैक हो जाएगा। और क्या इसके अलावा हमें और कोई नॉन कैश आइटम दे रखा है, नहीं। क्या हमको करंट एसेट्स या करंट लायबिलिटीज़ में किसी तरह का चेंजेस दे रखा है, एक बार देख लीजिए। क्या हमें कोई करंट एसेट दे रखी है, कैश, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का चेंजेस हम लोग कैश फ्लो में नहीं शो करते हैं अलग से, ठीक है, क्योंकि ये ऑलरेडी मतलब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। तो हमको कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को छोड़ करके बाकी करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज़ का हमें एडजस्टमेंट करना होता है। क्या हमें कोई करंट लायबिलिटी दे रखी है, द आंसर इज नो। यानी यही हमारा सीधा क्या आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ठीक है, ये हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ रहा है। तो 4 लाख प्लस 1,20,000 5,20,000। अब क्योंकि ये फिगर पॉजिटिव आ रही है तो मैं क्या बोल सकता हूं, मैं इसको बोलूंगा कैश फ्लो फ्रॉम, ठीक है, फ्रॉम वर्ड यूज करूंगा मैं, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब इसके बाद में तो यहाँ पे मैंने इसको टोटल कर दिया है, तो ये आ गई है फिगर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ की। एक सेकेंड, ठीक है। एक और बात मैंने आपको यहाँ नहीं बताई थी, जब आप एक्सट्रैक्ट बनाएंगे तो यहाँ पे टोटल कर रहे हैं तो यहाँ पे लाइन खींचेंगे, लेकिन इस वाली फिगर के नीचे मत खींचिएगा, क्योंकि इसके नीचे आप इन्वेस्टिंग की टोटल लिखेंगे, फिर आप फाइनेंस की टोटल लिखेंगे, फिर आपको इन तीनों को साथ में क्या करना है, ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। जो भी प्लस माइनस होने पे जैसे भी आंसर है पॉजिटिव नेगेटिव इनको ऐड करना पड़ेगा। तो आप इसलिए यहाँ पे लाइन नहीं ड्रॉ करेंगे, तीनों फिगर लिखने के बाद में आप लाइन ड्रॉ कर सकते हैं ताकि आप उसको फिर आराम से ऐड कर पाएँ, ठीक है। ये तो बेसिक चीज़ें जो कि आपको पता होंगी, नहीं पता है तो फिर आपको आनी चाहिए। अब हमने क्या करा है, हमने कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी हम कर रहे थे, ठीक। क्या हमें और कोई एडजस्टमेंट करना है, क्या हमें टैक्स वैक्स ऐसा कुछ डेटा दे रखा है, नो सर। अब हमारा आता है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, ठीक है। इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी को ज़रा देखिए आप, तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि आपने पीपीई को सेल करा है, ठीक है, पीपीई को आपने सेल करा है। तो पीपीई को कितने में आपने सेल करा है, 3 लाख में, मैंने आपको यहाँ पे बताया ना। तो 3 लाख का सेल हुआ है और 9,20,000 का आपने क्या करा है, अक्वायर करा है, परचेज करा है। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा पीपीई सोल्ड। तो पीपीई आपने कितने का सेल करा है, 3 लाख का, फिगर यहाँ पे लिखा जा सकता है। और 9,20,000 का आपने खरीदा है, तो इससे बैलेंस हो गया होगा नेगेटिव। और फिर फाइनली बाहर बैलेंस कितना जाना चाहिए हमारा। इससे पहले एक और चीज़ है, ठीक है, मुझे भी ध्यान है, मैंने क्वेश्चन में डाली है, तो मैं आपके साथ में वो डिस्कस करूँगा, उसके बाद फिर इसको फाइनली क्लोज करूँगा। सो ये था पीपीई सोल्ड और ये क्या है, पीपीई परचेज। अब ज़रा सुनिए, क्या इन्वेस्टमेंट भी हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट होती है, द आंसर इज यस। क्या आप देख सकते हैं पिछले साल तक 10 लाख की इन्वेस्टमेंट थी, इस साल 18 लाख की इन्वेस्टमेंट है। तो क्या आप मुझे रीज़न बता सकते हैं कि 8 लाख से इन्वेस्टमेंट बढ़ गई है, उसके पीछे का रीज़न क्या होगा। एक प्रॉब्लम रीज़न ये हो सकता है कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई है मार्केट में, हमने जब इन्वेस्ट करा था तब 10 लाख रखा था, लेकिन आज उसकी वैल्यू 18 लाख हो गई है। या दूसरा एजम्पशन क्या हो सकता है, दूसरा एजम्पशन ये हो सकता है कि सर हमने 8 लाख की इन्वेस्टमेंट और ख़रीद ली है, 10 लाख की पहले से ही पड़ी हुई थी, 8 लाख की और ख़रीद ली है, तो अब टोटल कितना हो गई है, 18 लाख की हमारी इस साल के पास में इन्वेस्टमेंट बची हुई है। अब आप मुझे बताइए बेस्ट अजम्पशन क्या है, आपका बेस्ट अजम्पशन क्या है कि आपकी मशीनरी की मार्केट वैल्यू बढ़ गई होगी, या फिर आपने उसको रिवैल्यू कर दिया होगा, मतलब, या फिर आपने खरीद लिया है। तो बेस्ट अजम्पशन क्या है कि आपने परचेज करा है, ठीक है, आपने इन्वेस्टमेंट को परचेज करा है। तो 10 लाख से 18 लाख का मतलब होने का कि आपने 8 लाख की इन्वेस्टमेंट को करा है परचेज। तो यहाँ पे मैं लिख रहा है इन्वेस्टमेंट्स परचेज्ड,
और इन्वेस्टमेंट आपने कितनी परचेज करी है, 8 लाख की, तो उससे 8 लाख का कैश क्या हो गया होगा, कम हो गया होगा, चला गया होगा। तो 8 लाख, 9,20,000, इनको ये नेगेटिव फिगर है, इसको हमें ऐड करना है और हमें 3 लाख जो पॉजिटिव फिगर है उससे हमें उसका डिफरेंस निकालना है। तो इसको करने पे 14,20,000 का क्या निकल के आ जाएगा, हमारा फाइनल वैल्यू आएगा 14,20,000, और ये आएगा बच्चों नेगेटिव। तो इसके लिए मैं क्या यूज़ करूँगा, इसलिए मैं बोलूँगा कैश फ्लो। अब मैं फ्रॉम नहीं ले सकता, ठीक है, तो मुझे लिखना पड़ेगा कैश फ्लो यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। कोशिश करिएगा कि आपकी कॉपी में एक ही लाइन में आ जाए, ठीक है, और जहाँ पे लाइन में आके एंड होगा उसी के सामने आपको क्या करना पड़ेगा, अपना फिगर जो है वो उसी के कॉरेस्पॉन्डेंस में आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब बारी आती है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी की, क्या वो भी है? तो चलिए ज़रा बैलेंस शीट को जज करते हैं। पिछले साल तक कितने के शेयर्स थे, 10 लाख के। इस साल कितने के शेयर्स हैं, 15 लाख के। पिछले साल कितने के शेयर्स थे, 10 लाख के। इस साल कितने के शेयर्स है, 15 लाख के। 5 लाख से शेयर्स बढ़ गए, तो उसके पीछे का रीज़न क्या हो सकता है कि आपने नए शेयर्स को इशू कर दिया होगा। रिजर्व्स एंड सरप्लस को तो हम ट्रीट कर चुके हैं। लॉन्ग टर्म बोरिंग को देखिए, पिछले साल तक 6 लाख का कर्जा था, इस बार 8 लाख का कर्जा है। उसके पीछे का बेस्ट अजम्पशन क्या हो सकता है, सर आपने 2 लाख का कर्जा और ले लिया होगा, आपने 2 लाख की बोरिंग और ले ली होगी, और बोरिंग होती फाइनेंशियल एक्टिविटी, तो यानी आपने 5 लाख के शेयर इशू करे और 2 लाख की अपनी बोरिंग ले ली। तो आते हैं ज़रा फाइनेंशियल एक्टिविटी वाले उसमें। तो आपने क्या करा है, सर आपने दो चीज़ें करी हैं, आपने 5 लाख के शेयर इशू करे थे, ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा कि शेयर्स इशूड, और इसके अलावा आपने क्या करा है, 2 लाख की बोरोइंग ले ली है। बढ़ गई है कि कम हो गई है, देखिए कम हो गई है तो इसका मतलब आपने पेमेंट करा है, कैश चला जाएगा, और बढ़ गई यानी आपने और पैसे ले लिए हैं। तो यहाँ पे 6 लाख से 8 लाख हो गए हैं, 2 लाख से बढ़ गई है यानी अपने सामने वाले से पैसा ले लिया है, तो वो पॉजिटिव दिखाएंगे हम 2 लाख, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ बोरोइंग्स। ज़रूरी नहीं आप बहुत ही डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन दें, ठीक है, आप एक शॉर्ट क्रिस्प मैनर में भी दे सकते हैं, लेकिन इतना लिखिएगा कि वो लेजिबल हो और समझ में आ जाए। तो 5 लाख और 2 लाख इसको आप मिलाएंगे तो आपकी फाइनल वैल्यू कितनी आ जाएगी इसकी, 7 लाख। ठीक है, फाइनली इसकी वैल्यू आ रही है 7 लाख। ठीक है, अब हमें क्या करना है, तीनों एक्टिविटी का जो एक रफ एस्टिमेट आ रहा है, ठीक है, तो उसको हम ज़रा यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। तो 5,20,000, 14,20 और 7 लाख, इसको जब आप करेंगे तो आपका नेगेटिव का 2 लाख निकल के आएगा बेटा। और नेगेटिव 2 लाख का मतलब क्या है कि नेट इंक्रीज हुआ है या नेट डिक्रीज हुआ है, सर नेट डिक्रीज हुआ है। नेगेटिव मतलब कैश कम हो गया है पहले से। सो नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। आपको शॉर्ट फॉर्म लिखना अलाउड है, द आंसर इज नो, आपको फुल फॉर्म लिखना है, ठीक है। मैंने फिर आपको बताया था आप यहाँ पे नीचे क्या लिखते हैं, आप लिखते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स एट बिगिनिंग ऑफ द ईयर, मतलब आप ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं कैश का, ठीक है, और फिर अपने आप कैश एंड कैश बैलेंस एट द एंड से ये फिगर मैच हो जाना चाहिए। तो ज़रा देखिए आपके बिगिनिंग में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स आपको मैंने कितने बताए थे, मैंने आपको बताए हैं 7 लाख के, और एंड में कितने बताए हैं, 5 लाख के। तो बस बिगिनिंग वाला याद रखिए आप, ठीक है, बिगिनिंग में कितना था आपके पास में, 7 लाख का। अब ज़रा आप इसको सॉल्व करिए, आप जब 7 लाख से 2 लाख को घटाएंगे तो कितनी वैल्यू आएगी, 5 लाख, और वहाँ कितनी आ रही थी, 5 लाख की आ रही थी क्लोजिंग में बैलेंस शीट के अंदर। तो अब आपका कैश फ्लो जो है वो कंप्लीट हो गया है, ठीक है। सो आई होप आपको ये कैश फ्लो का स्ट्रक्ट भी समझ में आया। तो हमको जो बेसिकली चीज़ें डिस्कस करनी थी हमने वो डिस्कस कर ली है।
बस मैं आपका 2 मिनट का जो है समय और लेना चाहूँगा और मैं आपके साथ में प्रोविजन फॉर टैक्स का जो एक खाता है वो भी आपके साथ लगे हाथ डिस्कस करना चाहूँगा। मैं बना रहा हूँ प्रोविजन फॉर टैक्स का खाता। पहली बात, ठीक है, पहला सवाल 10 लाख रुपए के लिए आपकी स्क्रीन पर ये रहा। प्रोविजन फॉर टैक्स का ओपनिंग बैलेंस किस साइड पर होना चाहिए? ऑप्शन ए डेबिट साइड, ऑप्शन बी क्रेडिट साइड, ऑप्शन सी की फर्क पैंदा है एनी साइड, और ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबव। तो आपका आंसर क्या है? अगर आपका आंसर है बी क्रेडिट साइड तो बधाई हो, आपका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, प्रोविजन फॉर टैक्स क्या है? ये एक लाइबिलिटी है और सारी लाइबिलिटी क्रेडिट नेचर की होती है। इसका मतलब कि जो ओपनिंग बैलेंस है प्रोविजन फॉर टैक्स का वो होगा क्रेडिट साइड पे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और जो भी फिगर होगा इन द सिमिलर मैनर टू बैलेंस कैरी डाउन, जो भी क्लोजिंग बैलेंस होगा। ठीक, अब यहाँ पे आपको मैं बेस्ट अजम्पशन बता रहा हूँ कि अगर क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोल रखा है तो हम क्या मानेंगे कि जो इस साल का ओपनिंग प्रोविजन है, मतलब जो पिछले साल क्रिएट करा गया होगा, वो हम इस साल पे कर देंगे। तो यही वाली फिगर यहाँ पे आ जाएगी और हम क्या लिखेंगे इसको? टू बैंक अकाउंट। ठीक है, और इस साल जितना प्रोविजन क्रिएट हुआ होगा, प्रोविजन कहाँ से क्रिएट होता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। सो बाय पीएनएल, तो पीएनएल से जितना प्रोविजन क्रिएट हुआ होगा वही यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा जो नेक्स्ट ईयर पे होना होगा। ठीक, अब अगर क्वेश्चन ने आपको बोला, जैसे मान लीजिए कि मैंने बैलेंस ब्रॉट डाउन आपको बता रखा है 10 लाख का और मैंने आपको बैलेंस कैरी डाउन बता रखा है 12 लाख का, तो आप क्या मानेंगे कि 10 लाख का ओपनिंग था तो इस साल 10 लाख का पे हो गया होगा। ठीक है, और 12, और आप इसका बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे तो आपको मिल जाएगा बाय डिफॉल्ट कि 12 लाख का जो है वो पीएनएल से इस बार क्रिएट किया होगा। तो ये 12 लाख आप क्या करेंगे? वापस से वहाँ पे ऐड बैक कर देंगे, वाला जो टैक्स का प्रोविजन है ये आप ऐड कर देंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने के लिए। अच्छा, मान लीजिए क्वेश्चन ने आपको दे रखा है कि इस बार पेमेंट सिर्फ 6 लाख की हुई थी, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? 6 लाख। तो अब बैलेंसिंग फिगर कितना हो जाएगा? 8 लाख का, यानी इस साल 8 लाख का प्रोविजन जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पड़ा हुआ है। तो क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, आपको ये खाता जो है आपको ऐसे वर्किंग नोट्स में बनाना पड़ेगा। जो भी आपको पिछले साल का प्रीवियस ईयर का प्रोविजन फॉर टैक्स की वैल्यू दे रखी होगी वो आपका ओपनिंग बैलेंस बनेगा ऑन द राइट हैंड साइड विच इज क्रेडिट साइड, और जितना आपको करंट ईयर का दे रखा होगा वो बनेगा क्लोजिंग बैलेंस ऑन द डेबिट साइड। फिर आपको कोई ना कोई डेटा ज़रूर दे रखा होगा कि टैक्स की रेट कितना था या फिर कितना प्रोविजन बना है। प्रोविजन बनाने के लिए वो वर्ड या क्या यूज़ करते हैं? प्रोवाइड। मान लीजिए क्वेश्चन ने बोला प्रोवाइड प्रोविजन फॉर 6 लाख रुपीज़, इसका मतलब ये नहीं है कि, या फिर अगर क्वेश्चन ने बोला कि प्रोवाइड टैक्स फॉर 6 लाख रुपीज़, तो प्रोवाइड टैक्स लिखा है, पेड टैक्स नहीं लिखा है। यानी कंपनी ने पे नहीं करा है 6 लाख, कंपनी ने प्रोवाइड करा है। प्रोवाइड यानी उसने उसके लिए क्या करा होगा? पीएनएल को मार करके उसने प्रोविजन क्रिएट करा होगा। प्रोवाइड करने का मतलब होता है प्रोविजन को क्रिएट करना। ठीक है, तो वर्ड्स पे आपको ध्यान देना है कि टैक्स पेड लिखा है कि टैक्स प्रोवाइडेड लिखा है। तो अगर टैक्स प्रोवाइडेड लिखा होगा तो आप फिगर यहाँ पुट करेंगे, ये बैलेंसिंग हो जाएगा, और अगर आपको पेड दे रखा है तो आप यहाँ लिखेंगे और ये बैलेंसिंग हो जाएगा। और क्वेश्चन ने कुछ नहीं बता रखा है तो बेस्ट अजम्पशन लगाएंगे कि जितना पिछले साल का ओपनिंग है, ठीक है, जो पिछले साल का क्लोजिंग रहा होगा, इस साल का जो ओपनिंग है वो इस साल हमने एज इट इज़ पूरा पे कर दिया होगा। ठीक है, तो प्रोविजन फॉर टैक्स का खाता भी आई होप आपको समझ में आ गया है। तो अब हम लोग क्वेश्चंस की ओर बढ़ सकते हैं। तो हम लोगों ने ऑपरेटिंग एक्टिविटी के ऊपर तो अच्छा खासा डिस्कशन कर लिया है। फुल फ्लेजेड क्वेश्चंस करने से पहले मैं आपके साथ में इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के ऊपर भी थोड़ा सा डिस्कशन करना चाहता हूँ। तो एक अलग से इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का एक अच्छा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। तो देखिए हमें क्या क्या दे रखा है
हमको दिखा रहा है कि इन्वेस्टमेंट्स 1,80,000 की खरीदी थी, 2 लाख की मशीनरी खरीदी थी, 4,40,000 के पेटेंट खरीदे हैं, 1 लाख की इन्वेस्टमेंट हमने सेल कर दी है, 1.5 लाख की हमने मशीनरी सेल कर दी है और 1 लाख का हमने पेटेंट सेल कर दिया है। इंटरेस्ट हमको डिवेंचर्स पे मिला है 16,000। अगर देखिए डिवेंचर्स हो गए या शेयर्स हो गए। जब मैं शेयर बोलता हूँ तो इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों की बात करता हूँ। तो डिवेंचर्स और शेयर्स ये दोनों हमारे क्या होते हैं, ये सिक्योरिटीज़ होते हैं। तो अगर आप किसी कंपनी की सिक्योरिटीज़ को बाय करते हो ना, तो ये क्या है, दीज आर सम सॉर्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। आपने दूसरी कंपनी में पैसा लगाया, मतलब आपने इन्वेस्ट करा है। तो अगर आपको इन्वेस्टेड सिक्योरिटीज़ की वजह से आपको कुछ पैसा मिला है, अब वो डिबेंचर्स पे आपको इंटरेस्ट मिल सकता है या फिर आपको शेयर्स पे डिविडेंड मिल सकता है। तो डिविडेंड रिसीव्ड ऑन शेयर्स विच यू हैव परचेज्ड और इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिबेंचर्स विच यू हैव परचेज, तो ये दोनों हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट हो जाएगा। अ प्लॉट ऑफ लैंड वॉज परचेज आउट ऑफ सरप्लस फंड्स फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पज एंड वॉज लेट आउट फॉर कमर्शियल यूज, रेंट रिसीव्ड वॉज ₹80,000। तो इसने क्या बोला, इसने कहा 80,000 का हमको रेंट रिसीव होता है। तो क्या उस रेंट का मेन नेचर क्या है, रेंट क्यों मिल रहा है आपको, लैंड और बिल्डिंग की वजह से, और लैंड एंड बिल्डिंग क्या है, फिक्स्ड एसेट्स। तो क्या ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है, द आंसर इज यस, ये भी फिक्स्ड एसेट जो है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमको क्या बनाना है, हमें से प्रिपेयर करना है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो पहले आप हेडिंग डालेंगे टॉप पे, ठीक है, हेडिंग पड़ चुकी है और हमें एक छोटा सा ही फॉर्मेट चाहिए, हमको बहुत बड़ा सा नहीं ड्रॉ करना है। तो ये रहा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और ये रहा एक अमाउंट कॉलम और पर्टिकुलर्स के लिए भी कॉलम, ठीक है। आप हेडिंग यहाँ पे आई होप आप डाल लेंगे पर्टिकुलर्स और अमाउंट। तो मैं स्टार्ट करता हूँ सबसे पहले से। मुझे सबसे पहले क्या दिख रहा है, तो हम उसको मार्क भी करते आएंगे, इन्वेस्टमेंट्स का परचेज दिख रहा है मुझे, ठीक है। तो मैं इन्वेस्टमेंट्स के परचेज को यहाँ पे मेंशन करता हूँ, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। कितनी की परचेज करी है, 1,80,000 की। तो अगर आपने परचेज करा है तो पैसा आया होगा कि चला गया होगा, पैसा चला गया होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो ये कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, आपने फिर क्या करा है, आपने इन्वेस्टमेंट को सेल भी करा है। तो सेल करने पे, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, आपको सेल करने पे 1 लाख रुपीस मिले हैं, ठीक है। तो ये 1 लाख हो जाएंगे पॉजिटिव। आई होप इतने में आपको कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट क्या दे रखा है हमको, गुडविल दे रखा है 2 लाख की इन्होंने खरीदी है। तो गुडविल खरीदने पे 2 लाख रुपए खर्च हो गए होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा कि इसके पीछे का पर्टिकुलर्स क्या है, परचेज ऑफ गुडविल, ठीक। नेक्स्ट, हमको मशीनरी बता रहा 4,40,000 की हमने करी है परचेज और 1.5 लाख की हमने करी है सेल। तो जब हम परचेज करेंगे तो यहाँ पे हम लिखेंगे मशीनरी परचेज्ड, और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ मशीनरी सोल्ड। मशीनरी परचेज कितने की थी, 4,40,000 की थी, और मशीनरी सोल्ड कितने की है, मशीनरी सोल्ड 1,50,000 की है। सर क्योंकि आप मशीनरी परचेज कर रहे हैं तो आपको कैश पे करना होगा, तो आप इसको पॉजिटिव नहीं दिखा सकते हैं, आपको नेगेटिव दिखाना है, ठीक है। मैं बार बार आपको ध्यान दिला रहा हूँ, आपको ब्रैकेट्स लगाने पड़ेंगे, आपको सोचना पड़ेगा कि कैश आ रहा है कि कैश जा रहा है। जा रहा है तो आप उसको ब्रैकेट में शो करेंगे। आपने क्या करा है, पेटेंट्स को सेल कर दिया है 1 लाख के लिए, तो पेटेंट्स के सेल करने पे आपको कैश रिसीव हुआ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ प्रोसीड्स फ्रॉम, प्रोसीड्स फ्रॉम मतलब पैसा मिला, किस चीज़ से पैसा मिला, प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, सॉरी प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ पेटेंट, ठीक है। इन्वेस्टमेंट तो सारे ही हैं इस पर्टिकुलर्स के अंदर।
प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ पेटेंट, और पेटेंट्स थे कितने 1 लाख के, तो 1 लाख रुपीज़ आपको अक्वायर हुआ, आपको 1 लाख रुपीज़ मिला। ठीक है, तो हमने ऊपर दिए हुए तो एडजस्टमेंट ऑलमोस्ट कर लिए हैं। फिर उन्होंने हमको बताया था कि इंटरेस्ट रिसीव हुआ है 16,000 का डिबेंचर्स पे, तो ये भी 16,000 रुपये मेरे पास में आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स रिसीव्ड, या फिर इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिबेंचर्स। ठीक है, एक सेकेंड, ठीक है। तो और हमें आगे इन्होंने क्या दे रखा है कि डिविडेंड रिसीव्ड ऑन शेयर्स, 20,000 रुपये के डिविडेंड पे हमको डिविडेंड रिसीव हुआ है शेयर्स पे। ठीक है, तो यहाँ मैं सिर्फ डिविडेंड रिसीव लिख दे रहा अभी फ़िलहाल के लिए। डिविडेंड रिसीव्ड, कितना डिविडेंड रिसीव हुआ है हमें, क्वेश्चन में बताया रखा है शायद 20,000 का, तो 20,000 रुपये हमें पॉजिटिवली मिल गए होंगे। ठीक है, और फिर इसके बाद में लास्ट में क्या है, हमको रेंट रिसीव हुआ है। ठीक है, 80,000 रुपये का, तो ये 80,000 का रेंट भी यहाँ पे हम शो कर देंगे, क्योंकि ये इन्वेस्टेड जिस चीज़ में हमने इन्वेस्ट कर रखा था हमें उसकी वजह से मिला है। ठीक है, तो रेंट रिसीव्ड। सो आई होप हम लोगों ने सारे एडजस्टमेंट्स जो होने चाहिए थे नेसेसरीली, हमने वो सारे यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। अब आप इसका जो है टोटल कर लीजिए, तो आपको मिलेगा इस सब का टोटल करने पे 3,45,000। ठीक है, आपको मिलेगा 3,45,000 का नेगेटिव फिगर। तो नेगेटिव होने का मतलब क्या है, नेगेटिव होने का मतलब है कि कैश आया नहीं है बल्कि कैश कम हो गया है। सो हम इसको लिखेंगे कैश फ्लो, फ्लो फ्रॉम, या फिर यूज्ड इन, यूज्ड इन। कैश फ्लो यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है, कैश फ्लो यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से कैश फ्लो निकालना है, लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें चीज़ों को जज करके करना है। ठीक है, हमें 2 ईयर का डेटा दे रखा है, तो हमको 23 का पहले दे रखा है, 22 का बाद का। जैसे मैंने आपको बताया था, ज़रूरी नहीं कि हमेशा आपको करंट ईयर का बाद में दे रखा हो, तो यहाँ पे इन्होंने करंट ईयर पहले दिया है, प्रीवियस ईयर बाद में दिया है। ठीक है, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा थोड़ा सा इन सब चीज़ों का। हमें क्या निकालना है, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हमें निकालनी है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा फॉर्मेट तो सिमिलर ही होगा, तो मैं अभी फ़िलहाल इसी को ले ले रहा कॉपी पेस्ट करके, और कुछ एडजस्टमेंट्स होंगे तो वहाँ पे मैं वो चेंज कर दूंगा। तो देखते हैं ज़रा। ठीक है, सबसे पहले उन्होंने हमें क्या बता रखा है कि 1,20,000 की गुडविल थी और अब 1,00,000 रुपए की है। ठीक है, 1,20,000 की गुडविल थी और अब 1,00,000 रुपए की है। देखिए, अगर आपकी फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू बढ़ती है या आपके इंटेंजिबल एसेट्स की वैल्यू बढ़ती है तो हम बेस्ट असम्पशन लेते हैं कि हमने खरीदा होगा इसलिए बढ़ गए हैं, और अगर कम हो रही है तो कम होना उनके स्वभाव में है, तो हम मान लेंगे कि वो डेप्रीशिएट हो गई है या फिर वो अमोर्टाइज्ड हो गई है। तो 20,000 रुपये का यहाँ पे जो डिफरेंस आया है, ठीक है, पहले वाले आइटम में कि 20,000 रुपये कम हो गए हैं, इसको हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में शो नहीं कर सकते। ठीक है, क्यों नहीं शो कर सकते, क्योंकि ये जो फॉल है ये अमोर्टाइजेशन है। अमोर्टाइजेशन नॉन कैश एक्सपेंस होता है। अगर ऑपरेटिंग एक्टिविटी बना रहे होते तो वहाँ पे हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में उसको ऐड कर देते अंडर द नेम एडजस्टमेंट्स ऑफ नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। ठीक है, पेटेंट्स पे आते हैं। देखो, पेटेंट्स 1,00,000 के थे और अब 1,20,000 के हैं। इसका मतलब आपने 20,000 रुपये के पेटेंट्स को परचेज कराए, करेक्ट। तो पहला हमारा आइटम यहाँ पे क्या है, परचेज ऑफ पेटेंट्स। और आपने पेटेंट्स कितने के परचेज करे हैं, आपने पेटेंट्स परचेज करे हैं 2,00,000 रुपीज़ के, तो 2,00,000 रुपीज़ आपके पास से चले जाएंगे। सॉरी, आपने परचेज करे 20,000 रुपीज़ के,
तो 20,000 आपके पास से चले जाएंगे। ठीक है, 20,000 का डिफरेंस था यहाँ पे। अब सुनिएगा, अब हमारे पास में आता है नेक्स्ट, जो कि क्या है, लैंड। कह रहा है पिछले साल तक 2 लाख का था, इस साल 1,80,000 का है। तो हम बेस्ट अजम्पशन क्या मानेंगे? ठीक है, देखिए लैंड की वैल्यू कभी भी गिरती नहीं है। ठीक है, मैंने आपसे बोला जो फिक्स एसेट जो डेप्रीशिएट हो, जिनकी वैल्यू कम हो रही है, तो हम मानेंगे कि उनकी वैल्यू जो है वो डेप्रीशिएट हो गई। लैंड की वैल्यू कभी डेप्रीशिएट नहीं होती, बिल्डिंग की वैल्यू डेप्रीशिएट होती है। तो अगर लैंड कम हुआ है तब बेस्ट अजम्पशन क्या हो जाएगा कि आपने लैंड को सेल कर दिया होगा, क्योंकि लैंड तो अप्रिशिएट होता है ना, डेप्रीशिएट कहाँ होता है। तो 20,000 रुपए का आपने लैंड सेल कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेल ऑफ लैंड। और सेल ऑफ लैंड से आपको कितने पैसे मिले? सेल ऑफ लैंड से आपको 20,000 रुपए का फायदा हुआ। करेक्ट, तो यहाँ पे आ जाएगा सेल ऑफ लैंड में 20,000। अभी आगे की चीज़ों से आप कंफ्यूज ना हो, अभी आगे वाली चीज़ें जो हैं ये नीचे की, ये अभी मैं सारी चेंज करूंगा। ठीक है, मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टर्न बाय टर्न उसमें लाइन बाय लाइन चल रहा हूँ। प्लांट एंड मशीनरी नेट ऑफ डेप्रीशिएशन, मतलब डेप्री सब पहले से ही हटा दी है। कह रहा है पिछले साल तक 3,60,000 थी, इस बार 3,20,000 है। पिछले साल तक 3,60,000 थी और इस बार जो है वो 3,20,000 है। तो यहाँ पे अब मैं क्या करूँ? ठीक है, क्वेश्चन है हमें गेन इन और लॉस ऑस, तो इसने कुछ हमको बताया नहीं है। ठीक है, कि गेन हुआ कि नहीं हुआ, लॉस हुआ कि नहीं हुआ। तो ऐसे में मैं इसमें क्या बेस्ट अजम्पशन लेके चल सकता हूँ? तो देखिए, ऐसे में हम क्या अज्यूम करेंगे कि जो मशीनरी है वो बिक गई है। ठीक है, जो 3,60,000 से 3,20,000 पे हो गई है, तो हम क्या मानेंगे कि वो बिक गई है? द आंसर इज नो। अगर वो बिकी होती तो क्वेश्चन ने हमको बताया होता। मैंने आपको बताया कि लैंड के कम होने को छोड़ करके बाकी कोई भी फिक्स्ड एसेट अगर कम होती तो हम मान लेते हैं कि उस पर डेप्रीसिएशन लगा है। कोई भी इंटेंजिबल एसेट कम होती तो हम मान लेते हैं कि उसकी वैल्यू अमोर्टाइज हो गई है। लेकिन अगर लैंड की वैल्यू कम हुई है तो हम क्या मानेंगे कि वो बेचा गया है, वहां पे बैंक आ जाएगा। क्यों बेचा गया है? क्योंकि लैंड की वैल्यू अप्रिशिएट होती है, डेप्रीशिएट नहीं होती है, इस अजम्पशन पे बेसिस पे। तो प्लांट एंड मशीनरी कम हो गए हैं, पहले से 40,000 से वैल्यू कम हो गई है, तो उसके पीछे का रीजन क्या है? डेप्रीसिएशन। क्या डेप्रीसिएशन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है? द आंसर इज नो। तो इसका मतलब कि वो यहाँ पर नहीं आएगा, तो वो कहाँ जाएगा? वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाएगा और नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में बाद में ऐड कर दिया जाएगा। फर्नीचर हमको दे रखा है, कह रहा है पिछली बार 25,000 का था और इस बार 2,55,000 का है। तो 25,000 से 2,55,000 मतलब 2,30,000 का आपने परचेज कर लिया है ना। तो आपने फर्नीचर परचेज कर लिया है 2,30,000 का। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा 2,30,000 नेगेटिव और परचेज ऑफ फर्नीचर। नेगेटिव क्यों है? क्योंकि आप जब परचेज करेंगे सर तो आप पैसा पे करेंगे ना। और एक और चीज़, अगर आपने कोई क्रेडिट ट्रांजेक्शन देख लिया क्वेश्चन में तो आपको उसे इग्नोर करना है, क्योंकि उधार दिए हुए सामान का यहाँ पे हम लोग एडजस्टमेंट नहीं करते हैं, क्योंकि हम लोग क्या बना रहे हैं? कैश फ्लो स्टेटमेंट। मतलब जो जिसमें कैश इन्वॉल्व होगा एक्चुअली या बैंक इन्वॉल्व होगा, तो हम उसको यहाँ पे अकाउंट्स में उसकी हम अकाउंटिंग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। फिर हमको दिख रहा है यहाँ पे 10% इन्वेस्टमेंट्स, और इन्वेस्टमेंट्स के लिए इन्होंने क्या ज्ञान दिया है कि 2 लाख की हुआ करती थी, अब 1,80,000 की है। ठीक है, तो देखिए जो इन्वेस्टमेंट्स है ना, इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू डेप्रीशिएट नहीं होती है। ये इन्वेस्टमेंट्स जनरली कैसे मानते हैं कि हम उसकी वैल्यू बढ़ेगी, है ना। जैसे लैंड की वैल्यू अप्रिशिएट होती है वैसे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू अप्रिशिएट होती है। और ये 10% इन्वेस्टमेंट है, और यहाँ पे हुआ क्या कि जो 10% इन्वेस्टमेंट थी ये कम हो गई है, तो हम क्या मानेंगे कि इन्होंने इसको सेल करा होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? लास्ट में हो जाएगा सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। एक सेकेंड, इसको मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ। ठीक है, इतने का हमारा काम नहीं है, तो हम यहाँ पे आ जाते हैं, हम ले लेते हैं सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट चाहिए हमको। तो पेटेंट्स को रिमूव कर देते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। और कितना मिला है आपको इन्वेस्टमेंट सेल करने पे? आपने इन्वेस्टमेंट सेल करी थी आई गेस 20,000 की, है ना। 20,000 का डिफरेंस था,
तो यहाँ पे सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स पे आपको क्या मिलेगा, आपको 20,000 का पॉजिटिव अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, आई डोंट थिंक यहाँ तक में आपको कोई भी किसी प्रकार का कैसा भी इशू है। अब इसके बाद में फिर नेक्स्ट हमें क्या दे रखा है इन्होंने दे रखा है अक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट विच इन्वेस्टमेंट अवर इन्वेस्टमेंट। कह रहा है पिछले साल तक तो कोई भी इन्वेस्टमेंट अक्रूड नहीं थी, लेकिन इस बार इस पे इंटरेस्ट अक्रूड है। अक्रूड मतलब हमने कमा लिया है, हमको मिला नहीं है, ऐसा कुछ। क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि इंटरेस्ट जो है अक्रूड का मतलब क्या है कि हमने कमा लिया है लेकिन हमको मिला नहीं है। और कह रहा है इन्वेस्टमेंट इज सोल्ड ऑन 31 मार्च। इस डेटा का यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। अब मेरी बात समझिएगा ज़रा, ठीक है, बहुत ध्यान से मेरी बात समझिएगा। इन्वेस्टमेंट्स का जो क्लोजिंग बैलेंस है 2 लाख का, वो इस साल का ओपनिंग था, यानी अप्रैल 1 को 2 लाख की ही इन्वेस्टमेंट थी। ठीक है, और क्वेश्चन कह रहा है जो इन्वेस्टमेंट सेल हुई है वो किस डेट को सेल हुई है, मार्च 31 को। तो मार्च 31 को 20,000 की सेल होने के बाद में, मार्च 31 को 20,000 की सेल होने के बाद में यहाँ पे मार्च 31 को ही फिर इन्होंने क्लोजिंग फिगर दे रखा है कि 1,80,000 हमारे पास में इस साल बैलेंस शीट में बच रहा है। ठीक है, जो 1,80,000 लिखा है, तो 2 लाख में 20,000 हमने जो है उसको रिड्यूस कर दिया, तो हमारे पास में 1,80,000 बच रहा है। तो मुझे एक बात बताओ, जो इंटरेस्ट पेमेंट होती है, इंटरेस्ट कैसे दिया जाता है, पूरे साल का दिया जाता है ना। इंटरेस्ट कैसे दिया जाता है, पूरे साल का दिया जाता है। क्या स्टार्टिंग में 2 लाख की इन्वेस्टमेंट थी? हाँ। क्या मार्च 31 तक मॉर्निंग में, मतलब या फिर मैं कह सकता हूँ कि उससे एक दिन पहले आप ऐसे मान लो, क्या उस डेट तक 2 लाख तक की ही इन्वेस्टमेंट रही होगी? हाँ। आपने तो 31 मार्च को आपने फिर 20,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट, उसमें से कुछ पोर्शन आपने बेच दिया। ठीक है, आपने 20,000 रुपए का जो पोर्शन था, मानना है कि हमने सेल कर दिया, इसलिए इन्वेस्टमेंट हमारी अब कम हो गई है, हमें उसका कैश रियलाइज हो गया होगा। तो अब जैसे कि इन्वेस्टमेंट हमारी फॉल हो गई है, तो वो तो 31 मार्च को ही है, स्टार्टिंग सेंटर तो 2 लाख की रही होगी, तो 2 लाख पे 10% के हिसाब से कितना बनता है सर? 20,000 का इंटरेस्ट बनता है। एम आई करेक्ट? 20,000 का इंटरेस्ट बनता है। और क्वेश्चन हमें क्या बता रखा है कि 10,000 का अक्रूड है। अक्रूड मतलब कमा लिया, मिला नहीं है। देखो इस साल 20,000 का मिलना चाहिए था और क्वेश्चन कह रहा है कि 10,000 का मिला नहीं है, तो बता सकते हो कितना मिल गया होगा? अगर मैं आपसे बोलूं कि आप बहुत अच्छे मार्क्स लेके आओगे तो आपको मैं 4,000 रुपीज़ दूंगा, ठीक है, और मान लीजिए आप अच्छे मार्क्स ले भी आए, तो मैंने अभी आपको सिर्फ और सिर्फ 1,500 रुपये दिए हैं, ठीक है, तो आपको और कितने देने हैं? 2,500 देने पड़ेंगे मुझे, है ना। तो वैसे यहाँ पे देखिए कि 20,000 का इंटरेस्ट बनता है नेचुरली, लेकिन हमें मिला सिर्फ 10,000 होगा। क्यों? क्योंकि 10,000 अक्रू हो चुका है, मतलब कि हमने कमा लिया है लेकिन अभी हमको रिसीव नहीं हुआ है। तो आई होप आपको मेरी ये बात समझ में आई। ठीक है, तो यहाँ पे जो 10,000 रुपये का इंटरेस्ट अक्रू हुआ है, हमें इससे कोई काम नहीं है। ठीक है, इसकी हेल्प से हमने अभी एक नोशन निकाला कि 10,000 का जो इंटरेस्ट है वो हमें रिसीव्ड हो गया होगा, हम उसका यहाँ पे एंट्री पास करेंगे। ठीक है, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन, ये इंटरेस्ट हमें किस पे रिसीव हुआ है? ये हमें इंटरेस्ट रिसीव हुआ है इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर, करेक्ट। तो ये कितना इंटरेस्ट हमको रिसीव हुआ है सर? 20,000 का मिलना चाहिए था, जिसमें 10,000 का भी मिलना बाकी रह गया है, तो बचे हुए 10,000 का हमको इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट मिल चुका होगा। ठीक है, क्या और कोई एडजस्टमेंट हमको दे रखा है इन्होंने प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर दे रखा है। ठीक है, प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर दे रखा है कि पिछले साल तक 10,000 का था और इस साल 30,000 का हो गया, 20,000 से बढ़ गया है। ठीक है, तो इसका प्रोविजन का इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से कोई भी लेना देना नहीं है। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, सिंपली इसको हम करेंगे इग्नोर। ठीक, इसका हमारा यहाँ पे कोई भी यूज़ नहीं था। तो बस हमें इतने ही एडजस्टमेंट्स करने थे और इसी के साथ में हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का ये वाला भी क्वेश्चन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। बस हमको बैलेंसिंग करनी है। तो 20,000 पॉजिटिव 20,000 नेगेटिव सेट ऑफ हो जाएगा और 20 और 10 पॉजिटिव और 2 लाख का नेगेटिव, तो ओवरऑल 2 लाख का नेगेटिव आंसर आ रहा है। ठीक है, तो ये जो 2 लाख का नेगेटिव आंसर आ रहा है, इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे, यही सेम ही लिखेंगे, कैश फ्लो यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। कितना आएगा? 2 लाख।
नेगेटिव वाला। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया और इसमें आपको किसी भी तरह का कोई भी इशू नहीं है। ठीक, तो ये है हमारे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी या फिर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब चलते हैं ज़रा हम लोग एक नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हमें ऑपरेटिंग एक्टिविटी का भी निकालना है और हमें इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का भी निकालना है। तो ये सिंपल सा है, मैं आपके साथ नीचे इसके क्वेश्चंस का जो एडजस्टमेंट दे रखा है वो भी डिस्कस कर लेता हूँ। इन्होंने हमको ड्यूरिंग द ईयर मशीन कॉस्टिंग 1,40,000 जिसके ऊपर 60,000 का डिप्रिसिएशन लग चुका था उसको 50,000 का बेचा गया है, ऐसा इन्होंने हमको इन्फॉर्म करा है। तो एक बात बताओ आप, अगर 1,40,000 की चीज़ पे 60,000 का डेप्री लगा दोगे आप, तो अब उसकी वैल्यू कितनी बचेगी सर? उसकी वैल्यू बचेगी 80,000 और आप बेच कितने कर रहे हो 50,000 का। तो फायदे में हो कि नुकसान में? सर 30,000 के नुकसान में, 30,000 का लॉस हो रहा है। समझ में आ रहा है? डेप्रीसिएशन जो चार्ज हुआ है उस साल का पूरे वो है 1,40,000। वो इन्होंने क्यों बताया है? क्योंकि आपको प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का एक खाता बनाना पड़ेगा। इसलिए मैं एक काम करता हूं, मैं आपको प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का और यहाँ पे एक और खाता मुझे बनता हुआ दिख रहा है जो बनेगा, जो कि इन्वेस्टमेंट के लिए। ठीक है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स में भी एडजस्टमेंट है और दूसरा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में भी एडजस्टमेंट है। तो मैं आपको यहाँ पे पहले 2 खाते बनवा दे रहा हूँ। ठीक है, जो कि वर्किंग नोट में बनने चाहिए। सबसे पहला मैं आपको यहाँ पे बनवा रहा हूँ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का और मैं आपको दूसरा बनवा रहा हूँ इन्वेस्टमेंट्स का। ठीक है, ध्यान से देखिएगा ज़रा। सबसे पहले प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का, एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे आता है और क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे आता है और जो भी डेप्रिसिएशन थ्रू आउट द ईयर चार्ज हुई होगी वो यहाँ पे आती है। तो नेट डेप्रिसिएशन कितना बता रखा है कि पूरे साल में 1,40,000 की चार्ज हुई थी, तो 1,40,000 की डेप्री मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ठीक, अब क्वेश्चन हमको ये भी बताया है कि 1,40,000 की मशीन जो 60,000 की ऑलरेडी डेप्रिशिएट हो चुकी थी, प्रोवाइडेड देयर ऑन, मतलब समझ रहे हो, डेप्री लग चुकी है। तो ये जो डेप्रिशिएशन 1,40,000 लिखा है मैंने, इसमें 60,000 ऑलरेडी लगा हुआ है। तो हम फिर से लगा देंगे क्या? नहीं, बार बार थोड़ी लगाएंगे, एक बार ऑलरेडी लग चुका है, इट हैज़ ऑलरेडी बीन प्रोवाइडेड देयर ऑन। तो 60,000 का डेप्री लग चुका है। तो मैंने अभी आपको बताया था 1,40,000 की चीज़ पे 60,000 की डेप्री लग जाएगी तो वैल्यू हो जाएगी 80,000 और उस 80,000 में आपको 50 मिल रहा है। तो डीबी एनालिसिस कर दीजिए। तो डेप्रीसिएशन तो ऊपर ऑलरेडी लिखा ही हुआ है। ठीक है, वो उसमें इंक्लूडेड है। 50,000 रुपए का आपको आया प्रोसीड बैंक में, तो डी हो गया, बी था बैंक, तो बैंक अकाउंट का भी हो गया, ये आपको मिला है। और फिर असर्टेन करिए तो आपको 30,000 का लॉस हुआ है। तो यहीं पे हम लोग लिख देते हैं बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का आपको क्लोजिंग बैलेंस कितना दे रखा है? 2023 का क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है 12,40,000 रुपए का और आपको ओपनिंग बैलेंस कितना दे रखा है? 10,20,000 रुपए का। आप जब इसको नेट सॉल्व करेंगे ना, आप यहाँ पे प्रॉपर इसको बना लीजिएगा लेजर अपने पास में अच्छे से, बाय डेप्रिसिएशन, बाय बैंक अकाउंट, बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, बाय बैलेंस कैरीड डाउन टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, ऐसे आपको पूरा फुल एग्जाम में बनाना है। आपको यहाँ पे ऐसे एब्रीविएशंस भी नहीं यूज़ करने हैं। यहाँ पे लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, यहाँ बैलेंस और यहाँ बैलेंस, आपको ऐसे फुल्ली उसको लिखना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा आगे इसी में बढ़ते हैं। तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास में बैलेंसिंग फिगर निकल के आएगी 4,40,000 की और फिर आपका दिमाग काम करना चाहिए और आपको मिलना चाहिए बेस्ट अजम्पशन। तो आप बेस्ट अजम्पशन क्या लेके चलेंगे कि हमने प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को क्या करा है? परचेज करा है। तो एक तो ये वाला वैल्यू जाना चाहिए कैश फ्लो में, है ना, और एक जाना चाहिए ये वाला वैल्यू कैश फ्लो में। कौन सी एक्टिविटी में? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाना चाहिए। जो डेप्रीसिएशन है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है क्योंकि ये एक नॉन कैश आइटम है। जो लॉस हुआ है सेल ऑफ मशीनरी पे, ये भी हमारा क्या है? ये हमारा नॉन ऑपरेटिंग आइटम है। तो ये जो लॉस है ये भी वापस से ऐड होगा और जो डेप्रीसिएशन है ये भी वापस से ऐड हो जाएगा उस साल का जो भी हमें नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स मिल रहा होगा उसमें। ठीक है, अच्छा अब ज़रा मैं आपके साथ में इन्वेस्टमेंट्स का भी खाता बनाना चाहता हूँ। तो हम इन्वेस्टमेंट का खाता बना लेते हैं। क्या इन्वेस्टमेंट का कुछ नाम है? जी हाँ, इसमें इन्वेस्टमेंट का नाम इन्होंने नहीं दे रखा है, तो यहाँ पे हम कुछ भी नहीं लिखेंगे। लेकिन अगर जैसे कि आपको नाम दे रखा होता 10% इन्वेस्टमेंट या 5% इन्वेस्टमेंट, तो हम उसका नाम लिखते। यहाँ पे नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट लिख रखा है
तो मैं यहाँ पे इसको नॉन करंट इन्वेस्टमेंट के नाम से इसका लेजर खोल दे रहा। ठीक है, अब सुनिए, क्या इन्वेस्टमेंट्स एसेट होते हैं? यस सर। तो यानी डेबिट साइड पे ही उनका ओपनिंग बैलेंस आएगा, क्योंकि एसेट नेगेटिव नेचर की होती हैं, सॉरी एसेट डेबिट नेचर की होती हैं, तो इसीलिए एसेट का ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे आ जाएगा, और एसेट का जो क्लोजिंग बैलेंस है बाय बैलेंस कैरिड डाउन वो यहाँ पे आ जाएगा। ओपनिंग बैलेंस इन्होंने कितना दे रखा है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का? 60,000 का। ठीक है, और क्लोजिंग बैलेंस कितना दे रखा है इन्होंने? 1,60,000 का। ठीक है, 60,000 का और 1,60,000 का। अच्छा, इन्होंने बोला कि एट द एंड ऑफ द ईयर इन्वेस्टमेंट जो 80,000 की खरीदी गई थी वो 25,000 के प्रॉफिट पे बेच दी गई है। अच्छा, जब आपको प्रॉफिट होता है ना, जब आपको प्रॉफिट होता है ना, तो वो प्रॉफिट आप क्या करते हैं? आप शो करते हैं बाय गेन ऑन से, सॉरी टू गेन ऑन सेल पे। लॉस होता है तो इधर पोस्ट करते हैं आप फिक्स एसेट्स में या एसेट्स में, और ये आप कहाँ शो करेंगे? टू गेन ऑन सेल ऑफ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। कितने की है ये इन्वेस्टमेंट? 80,000 की, और 25% का प्रॉफिट। 80,000 का 25% आप निकालोगे ना, 20,000 आएगा, तो 20,000 का गेन हुआ। क्या आप बता सकते हो कि बैंक अकाउंट में कितने पैसे आए होंगे इस बंदे के? 80,000 तो मशीन के ही आए, और 25% के प्रॉफिट बेचा, यानी 20,000 ऐड करके बेचा, तो टोटल 1,00,000 आया होगा। एम आई करेक्ट? ठीक है, तो आपने यहाँ पे सब वैल्यूज को फिल कर दिया है। अब आप क्या करेंगे? अब आप बैलेंसिंग करेंगे। तो जब आप बैलेंसिंग करोगे ना, तो बैलेंसिंग करने में यहाँ पे तो 2,60,000 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 80,000 आ रहा है, तो यहाँ पे 1,80,000 की वैल्यू शॉर्टफॉल हो रही है। ये 1,80,000 को आप बेस्ट क्या ज्यूम करोगे कि आपने नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स को और ज़्यादा परचेज कर लिया होगा टू बैंक अकाउंट। तो ये भी कहाँ जाना चाहिए? ये वैल्यू जानी चाहिए हमारी कैश फ्लो के अंदर। ठीक है, और भी कुछ जाएगा क्या? सर बैंक वाली चीज़ें जाएंगी नहीं। क्यों नहीं जाएगी? बिल्कुल जाएगी। बाय बैंक का मतलब क्या है? कि आपने नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स को बेच दिया है, तो बिल्कुल जाएगा। जैसे परचेज करना जा रहा है तो वैसे बेचना भी तो जाएगा, दोनों ही आइटम्स जाएंगी। ठीक है, इसके अलावा जो गेन ऑन सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है, क्या इसको हमें डालना है ऑपरेटिंग एक्टिविटी में? तो हाँ, इसको हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा, और ये कहाँ जाएगा? ये जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में, क्योंकि ये नॉन ऑपरेटिंग गेन है। तो इसको हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स का जब एडजस्टमेंट करते हैं, तो उसमें हम लोग नॉन ऑपरेटिंग और नॉन कैश आइटम्स का एडजस्टमेंट करते थे, तो वहाँ पे हम इसको लेस कर देंगे। अब मेरी बात सुनिएगा, कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो आपको लेके जानी होती हैं, उसके लिए आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है। क्या ध्यान चीज़ें रखनी है? कि BD CD कहीं नहीं। ठीक है, कोई भी आप खाता बनाएंगे तो उसका BD और CD कहीं नहीं। दूसरा, कॉन्ट्रा आइटम कहीं नहीं। तो बताया BD CD कहीं नहीं। ठीक है, फिर से BD CD कहीं नहीं, BD CD कहीं नहीं, कॉन्ट्रा आइटम कहीं नहीं, और बाकी सब कहाँ पर जाएगा? कैश फ्लो में। ऊपर वाला भी अच्छा देख लीजिए लेजर, आपने लेजर इससे पहले भी मैंने आपको करवाया था। तो जब मैंने पोस्टिंग करी है, तो आप पोस्टिंग में यहाँ पे वाला गाना जब गाएंगे कि BD CD कहीं नहीं, कॉन्ट्रा आइटम आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो बचे हुए सारे आइटम्स कहाँ जा रहे हैं? कैश फ्लो में फॉल कर रहे हैं। ठीक है, तो लेजर्स में जो भी कॉन्ट्रा आइटम होगा, जो भी क्रॉस पोस्ट हो गया होगा, हम वो नहीं लेते हैं, और कोई भी आइटम, ठीक है, जो भी बैलेंस या ओपनिंग बैलेंस या क्लोजिंग बैलेंस के नाम पे लिखा होगा, हम वो भी नहीं कंसिडर करते हैं। बचे हुए सारे आइटम कहाँ जाते हैं? कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर। सो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया। ठीक है, मतलब इसके आपको ये वर्किंग नोट समझ में आया। बाकी इसका कैश फ्लो जो बनाना है, ये काम मैं आपको दे रहा हूँ। इस क्वेश्चन को लीजिए आप होमवर्क में। ठीक है, मैंने आपको मेनली जो वर्किंग नोट्स बनने चाहिए थे, मैंने वो वर्किंग नोट आपको बनवा दिए हैं। एक और लगे हाथ बचा हुआ बनवा दे रहा लास्ट वर्किंग नोट। 1,00,000 का नेगेटिव बैलेंस था पिछले साल, 4,00,000 का पॉजिटिव बैलेंस इस साल। तो आप इसको जब आप वापस से ऐड बैक करेंगे, ठीक है, आप क्या करते हैं? आपको क्लोजिंग बैलेंस में आपको ओपनिंग बैलेंस माइनस करना होता है। ठीक है, तो जब आप करेंगे ऐसा माइनस, तो आप लिखेंगे 4,00,000 माइनस माइनस का 1,00,000, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और फिर 4,00,000 प्लस 1,00,000 कितना हो जाएगा? 5,00,000। दूसरी चीज़ कह रहा है इस साल 30,000 का आपने टैक्स
पे करा था, ठीक है। तो प्रोविजन फॉर टैक्स जो हम पे कर देते हैं, पिछले साल का हो या फिर इस साल जो पे कर दिया है उसको हम वापस ऐड बैक कर देते हैं। तो 5 लाख प्लस 30,000, 5,30,000 का आपका आ रहा है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, क्योंकि रिजर्व की कोई डेटा दे नहीं रखी इन्होंने। इंटरिम डिविडेंड और कोई भी ऐसा प्रपोज डिविडेंड पिछले साल का जो इस साल डिक्लेयर हो गया हो, ऐसा भी इन्होंने हमें कुछ भी नहीं बताया है। तो हम क्या मान के चलेंगे कि ऐसी चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती हैं। तो हमें क्या मिल गया फिर 5,30,000 का नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। हमने क्या करा, हमने क्लोजिंग से ओपनिंग को लेस करा, 4 लाख माइनस माइनस का 1 लाख तो आया 5 लाख, और उसमें 30,000 रुपीज़ का हमने प्रोविजन फॉर टैक्स वापस से एड बैक कर दिया। तो 5,30,000 का आपको क्या मिल जाएगा, 5,30,000 का आएगा आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। मैं यहाँ पे लिख दे रहा कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है वो आ रहा है 5,30,000। अब बाकी जो चीज़ें हैं वो आपको खुद ही से सॉल्व करनी है। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स बता दिया आपको मैंने, जो स्टार्टिंग पॉइंट है। आप इसमें नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स को एडजस्ट करेंगे, आपको मिलेगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। फिर आप देखेंगे यहाँ पे कि जो करंट एसेट्स हैं, ठीक है, और जो करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी हैं, तो करंट लाइबिलिटी की चेंजेस और करंट एसेट्स की चेंजेस जब आप इनको नोटिफाई करेंगे तो आपको मिलेगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर टैक्स। जो टैक्स का एक्सपेंस दे रखा है 30,000 का, फिर आप वो लेस कर दीजिएगा तो आपको मिलेगा कैश फ्लो फ्रॉम या फिर कैश फ्लो यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। आपको इन्वेस्टिंग का ही बनाना है तो आप उसी के नीचे पहले आप ऑपरेटिंग का बनाइएगा, और ऑपरेटिंग का जैसे फाइनल फिगर है तो आप नीचे इन्वेस्टमेंट का स्टार्ट कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद में आप वहीं पे क्लोज कर दीजिएगा, क्योंकि आपको फाइनेंसिंग का डेटा गिवन नहीं है और आपको ओपनिंग और क्लोजिंग कैश के बैलेंसेस भी नहीं गिवन है, ठीक। आई होप आपको इतना समझ में आया। अब हम लोग ये काम करते हैं, जल्दी से एक क्वेश्चन जो है वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी से भी रिलेटेड कर लेते हैं। इससे क्या होगा कि हम लोगों ने ऑपरेटिंग के ऊपर डिटेल डिस्कशन ऑलरेडी कर रखा था। अब हम लोग अभी जब इसको कवर करेंगे तो हमारा फाइनेंसिंग भी हो जाएगा और इन्वेस्टिंग भी हो जाएगा, तो एक एक करके हमारा पूरा ऑलमोस्ट कैश फ्लो एंड हो जाएगा, ठीक। तो चलिए ज़रा देखते हैं इसको। हमें इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखी, पिछले साल 15 लाख की थी, इस साल 20 लाख की हो गई है, ठीक है। 15 लाख से 20 लाख की हो गई है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 15 लाख से 20 लाख होने का मतलब ये है कि 5 लाख रुपए आपके पास में एडिशनली आ गए होंगे। किस खुशी में, शेयर्स को इशू करने की वजह से, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा शेयर्स, एक सेकेंड, यहाँ पे मैं लिख दे रहा इशू ऑफ शेयर्स, ठीक है। ये रीज़न है, इशू ऑफ शेयर्स रीज़न। इससे क्या हुआ, 5 लाख रुपीज़ का पॉजिटिव बैलेंस स्टार्टिंग में ही दिख गया। ये मैंने बनाना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है सर। आप लेकिन बना क्या रहे हैं, हमको फाइनेंसिंग एक्टिविटी निकालनी है, ठीक है सिर्फ। तो यहाँ पे फाइनेंसिंग एक्टिविटी का एक हमने एक रफ फॉर्मेट बनाया है, ठीक। नेक्स्ट देखिए ज़रा, एडजस्टमेंट पढ़ लेते हैं पहले एक बार। हमको सिर्फ 3 डेटा दे रखा है, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और डिबेंचर्स, ठीक है। ये दोनों शेयर कैपिटल शेयर होल्डर्स फंड को बिलोंग करते हैं और ये बिलोंग करता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग को। कह रहा है इक्विटी शेयर जब इशू हुए थे 20% के प्रीमियम पे इशू हुए थे, तो 5 लाख के आपने इशू करे और उसका 20% प्रीमियम निकालोगे आप तो कितना आ जाएगा, 1 लाख। तो यानी आपने 6 लाख रुपए लोगों से लिए, 5 लाख तो कैपिटल के ही, 1 लाख किसके, सिक्योरिटी प्रीमियम के। तो ये भी आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव्ड जो भी आपको मिला है 1 लाख का। नहीं देखिए ज़रा, कह रहा है 12% प्रेफरेंस शेयर्स को हमने रिडीम करा है पार पे, 14% डिवेंचर्स को हमने इशू करा है डिस्काउंट पे, इंटरिम डिविडेंड जो इक्विटी शेयर्स पे पे हुआ था वो था 1,50,000, इंटरेस्ट जो 14% डिवेंचर्स पे हुआ है वो है 35,000, अंडर राइटिंग कमीशन जो है इक्विटी शेयर्स का जो कि हमने पे नहीं करा था, राइट ऑफ करा है सिक्योरिटी प्रीमियम से, और डिविडेंड पेड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स 60,000। ओ माय गॉड, काफ़ी सारे एडजस्टमेंट दे रखे हैं। तो चलिए धीरे धीरे करके हम लोग इनकी तरफ आगे बढ़ते हैं। सो आई होप आपको सिक्योरिटी प्रीमियम तक समझ में आया, ठीक, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अंडर राइटिंग कमीशन को पहले देख लेते हैं। अंडर राइटिंग कमीशन जो इक्विटी शेयर्स के लिए दिया गया 20,000 का वो पे कर दिया है। अंडर राइटिंग कमीशन क्या होते हैं, अभी आप इतना समझ लीजिए कि अंडर राइटर एक एजेंट होता है जिसको कंपनी अप्रोच करती है कि तुम्हारा देखो भाई ये काम है कि मेरे कंपनी के सारे शेयर्स तुम बिकवा दो, ठीक है, मेरे सारे शेयर्स जो हैं वो सब्सक्राइब हो जाने चाहिए। तो उसके लिए 20,000 रुपये का खर्चा करा गया है कंपनी द्वारा, तो 20,000 रुपये चले गए होंगे तो 20,000 का दिखा देंगे नेगेटिव बैलेंस, ठीक है। और रीज़न क्या दिखाएंगे हम, रीज़न दिखाएंगे अंडर राइटिंग कमीशन पेड।
सर ये अंडर राइटिंग का जो खर्चा है ये आप यहाँ क्यों दिखा रहे हैं, कहाँ पर, ये आप फाइनेंसिंग क्यों दिखा रहे हैं, क्योंकि जो आप अंडर राइटिंग कमीशन पे कर रहे हो वो आप किसकी वजह से पे कर रहे हो, शेयर्स की वजह से पे कर रहे हो। ठीक है, तो आपको नेचर पकड़ना है, आपको रूट कॉज पकड़ना है। इसके बाद में फिर नेक्स्ट आइटम हमारा क्या बनेगा, तो हमने 20,000 का नेगेटिव वैल्यू यहाँ पे लिख लिया है। इसके बाद में कह रहा है 12% प्रेफरेंस शेयर जो थे वो पार हुक पे रिडीम हो गए थे। ठीक है, तो कितने प्रेफरेंस शेयर्स है, 12%, 5 लाख हैं। तो ये 5 लाख रिडीम हो गए थे। रिडीम होने का मतलब समझते हैं कि आपने 5 लाख रुपए पे कर दिए लोगों को और शेयर्स अपने वापस ले लिए। तो यहाँ पे रीजन क्या आ जाएगा, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। अब देखिए इसके बाद में रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स हो गया। फिर हमारा नेक्स्ट आइटम क्या बनेगा, तो यहाँ पे कह रहा है कि 14% जो डिबेंचर्स हैं वो 10% डिस्काउंट पे इशू किए गए थे। बहुत ज़्यादा यहाँ पे थोड़ा सा ठीक है, अब सही लग रहा है। देखिए इक्विटी शेयर्स जो प्रीमियम पे इशू हुए 20% के, हमने इनको एडजस्ट कर दिया है। हमने शेयर्स के इशू करने का 5 लाख रुपए भी हमने यहाँ पे शो कर दिया और 20% का प्रीमियम भी शो कर दिया। जो 12% प्रेफरेंस शेयर से रिडीम हुए थे पार पे हमने वो भी शो कर दिया। हम चल रहे हैं डिबेंचर्स फंड पे। कह रहा है जो 14% डिबेंचर्स हैं वो 14% डिबेंचर्स 10% के डिस्काउंट पे इशू कर दिए गए। तो डिबेंचर की वैल्यू तो 2.5 लाख है, लेकिन 2.5 लाख का 10% होता है बच्चों 25,000 रुपये। आप इसको लेस करोगे ना तो आपको कितना वैल्यू मिलेगा, 2,25,000। तो आपको 2,25,000 रुपये ही आए होंगे खाते में आपके। ठीक है, तो इसका रीज़न क्या है, प्रोसीड्स ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर। या तो आप सिर्फ अगर इशू ऑफ डिबेंचर लिखेंगे तो वो भी चल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रोसीड वगैरह वर्ड तब अच्छा लगता है जब आप मशीनरी और फिक्स्ड एसेट्स की बात कर रहे हो, राइट। तो उनके साथ में आप सेल प्रोसीड्स वर्ड को यूज़ होता हुआ देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया इशू ऑफ डिबेंचर्स कि आपने डिबेंचर्स को इशू करा है 2,25,000 रुपये का। इसके बाद में फिर नेक्स्ट क्या है, इन्होंने हमसे बोला कि इंटरिम डिविडेंड पे हुआ है 1.5 लाख रुपए का। तो 1.5 लाख रुपए का आपने जो डिविडेंड पे करा है वो किसको पे करा है, इक्विटी शेयर होल्डर्स को, है ना। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेस होता हुआ दिखाया जाएगा। सर इंटरिम डिविडेंड तो आपने नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में वापस से ऐड करने को कहा था। हाँ कोई दिक्कत नहीं, वहाँ पे ऐड हुआ था, यहाँ पे लेस हो रहा है। डबल एंट्री सिस्टम में जनरली क्या होता है, 2 ट्रीटमेंट होते हैं ना, तो हमें 2 ट्रीटमेंट करने थे, तो हमने क्या क्या 2 एडजस्टमेंट करे, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में वापस से ऐड करा दिया और यहाँ पे हमने क्या करा, उसको लेस शो कर दिया है ताकि हमें पता चले कि इससे पैसे हमारे गए हैं। ठीक है, तो ये 1.5 लाख रुपए किस चीज़ के हैं, ये 1.5 लाख रुपए हैं इंटरिम डिविडेंड के जो आपने पे करा इक्विटी शेयर्स पे। तो यहाँ पे मैं लिख रहा इंटरिम डिविडेंड पेड। अब इसके बाद में फिर हमको नेक्स्ट आइटम क्या दिख रहा है, नेक्स्ट आइटम हमको दिख रहा है हम लोगों ने अंडर राइटिंग कमीशन भी कर लिया है। ठीक है, अंडर राइटिंग कमीशन को भी हमने यहाँ पे कर लिया है। इसके बाद में फिर हमको नेक्स्ट क्या दिख रहा है, डिविडेंड पेड ऑन प्रेफरेंस शेयर 60,000 का है। ठीक है, तो 60,000 रुपये फिर से लेस कर दीजिए क्योंकि आपने डिविडेंड पे करा है। तो यहाँ पे था इंटरिम डिविडेंड पे और अब हो जाएगा प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड। ठीक है, तो ये 60,000 रुपये का प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड जो है वो हमें दिख जाएगा। अब क्वेश्चन ने बोला कि आपने इंटरेस्ट भी पे करा था डिबेंचर्स पे और जिसकी वैल्यू कितनी है 35,000। सो 35,000 आपको फिर से यहाँ पे शो करना है कि 35,000 खर्च हुए। क्यों 35,000 खर्च हुए, उसका रूट कॉज है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। ठीक है, और कोई एडजस्टमेंट बचा नहीं है, सारे एडजस्टमेंट्स हो चुके हैं। अब हम क्या करें, हम सीधा अब इसको टोटल कर सकते हैं। तो जब आप टोटल करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी पॉजिटिव की 60,000।
और पॉजिटिव 60,000 का मतलब क्या है, कैश फ्लो फ्रॉम या कैश यूज्ड इन, तो इसका मतलब है कैश फ्लो फ्रॉम। और कौन सी एक्टिविटी पर रहते हैं हम लोग, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी 60,000। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया। और इसी के साथ में अब हमारा ये जो चैप्टर है ये फाइनली कंप्लीट होता है। तो अब आपको जो भी बेसिक जनरल नॉलेज आपको होनी चाहिए थी इस चैप्टर के रिगार्डिंग, इस चैप्टर के टॉपिक्स के रिगार्डिंग, तो अब आप वो सारी नॉलेज के साथ आप ऑक्यूपाई हो चुके हैं और आप अब क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं।